हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अकाउंट करेंट चैप्टर के सेकंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अकाउंट करेंट प्रिपेयर करने के दो मेथड्स कवर करे थे, दैट इज इंटरेस्ट टेबल मेथड एंड बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड। आज के लेक्चर में हम लोग अपने बैलेंस कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस करने का टारगेट रखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूं। आप लोग अपने रजिस्टर्स में अपने न्यू कॉन्सेप्ट की हेडिंग डालना, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग नंबर ऑफ डेज। मेथड ऑफ कंप्यूटिंग नंबर ऑफ डेज। तो इसमें पहले मैं लिख लेता हूं, तो आप लोग मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा। जिस प्रकार से मैं लिखूंगा उसी प्रकार से आपको भी लिखना है। चलिए, इसमें आप लोग लिखना जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं, बिल्कुल वैसे वैसे। तो दो बाइफर्केशन कर लेना इसमें। मेथड ऑफ कंप्यूटिंग नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज अकाउंट करेंट के चैप्टर में जहां हमें नंबर ऑफ डेज की काउंटिंग करनी होती है, उसके दो मेथड होते हैं। एक मेथड को हम बोलते हैं फॉरवर्ड मेथड, फॉरवर्ड मेथड, और दूसरे मेथड को हम बोलते हैं बैकवर्ड मेथड, बैकवर्ड मेथड। बैकवर्ड मेथड को दूसरे शब्दों में भी बोला जाता है इपॉक मेथड। स्पेलिंग ध्यान से लिखना, इपॉक मेथड, EPOQUE, इपॉक मेथड। तो बैकवर्ड मेथड का दूसरा नाम होता है इपॉक मेथड। ठीक है, तो इपॉक कोई फ्रेंच वर्ड है, जहां तक मैं समझता हूं इपॉक एक फ्रेंच वर्ड है। तो आई एम क्वाइट श्योर, मैं बोलता रहा हूं इपॉक इपॉक, इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और ही होती होगी, कुछ गलत ही बोल रहा हूंगा मैं। बट जो भी है, हमसे कोई प्रोनाउंसिएशन पूछने तो वाला नहीं, तो हम इसको इपॉक मेथड ही बोल लेंगे। ठीक है, चलिए, तो इपॉक मेथड या बैकवर्ड मेथड और फॉरवर्ड मेथड। तो सबसे पहले फॉरवर्ड मेथड में लिखना, फॉरवर्ड मेथड में लिखना है इसमें सबसे पहले। फॉरवर्ड मेथड क्या होता है? number of days, number of days are calculated from due date to account current date, account current date। और बैकवर्ड मेथड में लिखना, बैकवर्ड मेथड में लिखना नंबर ऑफ डेज are calculated, number of days are calculated from opening date to the due date of transaction, due date of transaction। फॉरवर्ड मेथड में लिखना while calculating number of days due date is excluded and account current date is included। और बैकवर्ड मेथड में लिखना इसी प्रकार से while calculating number of days both opening date as well as due date is included।
और एक चीज लिखना है इसमें पहले फॉरवर्ड मेथड में, इन दिस नेट इंटरेस्ट comes on the opposite side of balance of product. और इसमें लिखना इन दिस नेट इंटरेस्ट comes on the same side as balance of product. बस इतना मेरे ख्याल से सफिशिएंट है आप लोगों के लिए। तो अभी तो खाली लिख रहे हैं, अभी तो समझना कुछ हमने शुरू ही नहीं किया, अभी इसको समझते हैं कि क्या बला है ये। तो पहले आप लोग मेरे साथ साथ इतना लिख लीजिएगा और फिर आप मेरी बातों को सुनना शुरू कीजिएगा। देखो हम क्या सीख रहे हैं इसमें, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग सीख रहे हैं कि हमें नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन कैसे करनी होती है। तो जैसे कि आप लोग फर्स्ट लेक्चर देख ही चुके होंगे जिसमें हम लोगों ने अपना अकाउंट करेंट बनाने की प्रैक्टिस भी करी थी, कुछ क्वेश्चंस भी करे थे। तो हम लोग अकाउंट करेंट में सबसे इंपॉर्टेंटली क्या करते हैं, जो मेन हमें चीज करनी होती है उसमें हम नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करते हैं, है ना। चाहे आपने इंटरेस्ट मेथड कवर करा हो, इंटरेस्ट टेबल मेथड, चाहे आपने बैलेंस और प्रोडक्ट मेथड कवर किया हो, उसमें हमें नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करनी होती है। तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोग क्या सीख रहे हैं, हम लोग ये नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करने के दो अलग अलग अप्रोच सीख रहे हैं। बेसिकली मेथड बोल लो या अप्रोच बोल लो, दो अलग अलग अप्रोच है नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन करने की। पहला मैंने आपको बोला है फॉरवर्ड मेथड, मैंने आपको बोला फॉरवर्ड मेथड। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फॉरवर्ड मेथड वही मेथड है जो हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया था। यानी फॉरवर्ड मेथड आप ऑलरेडी सीख चुके। हालांकि जब मैंने आपको सिखाया था उस टाइम मैंने बोला नहीं था कि आप फॉरवर्ड मेथड यूज कर रहे हो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन लास्ट लेक्चर में हमने जो भी किया, चाहे हमने इंटरेस्ट टेबल में भी हमने कैलकुलेशन करी नंबर ऑफ डेज में, चाहे हमने बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड में भी जो हमने नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करी, तो वहां हम जो अप्रोच यूज करते थे नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने की, वो वही होता था फॉरवर्ड मेथड। तो वही चीज देखो यहां मैंने रिपीटेटिव चीज लिखवाई है, मैंने ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको लिखवा ली थी लास्ट लेक्चर में, बट वही चीज मैंने यहां दोबारा लिखवाई है। तो फॉरवर्ड मेथड में हम लोग कैलकुलेशन कहां से कहां तक करते हैं, हम लोग ड्यू डेट से लेके अकाउंट करेंट की डेट तक की कैलकुलेशन करते हैं, जो कि आपको याद होगा अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा और अपना होमवर्क वगैरह किया होगा, रिवीजन किया होगा, तो आपको अच्छे से आप समझ आ रहा होगा। हम लोग वहां पे ड्यू डेट से लेके अकाउंट करेंट की डेट की कैलकुलेशन करते हैं। तो इसमें मैंने आपको क्या सिखाया हुआ था, आपको याद होगा कि जब हम नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करते हैं तो हम लोगों को ड्यू डेट को एक्सक्लूड करना होता है। नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करने में ड्यू डेट को एक्सक्लूड करते हैं और अकाउंट करेंट की डेट को हम इंक्लूड करते हैं। ड्यू डेट को हम क्यों एक्सक्लूड करते हैं, इसका लॉजिक भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था। दूसरी बात, हमने एक और चीज क्या कवर करी थी, एक और चीज मेरे आपको याद होगा, मैंने आपको लिखवाई थी स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा रट के करना कंफर्टेबल लगता है, जिनको जो रट के करना करके जाना चाहते हैं, उन लोगों को मैंने ये लिखा था कि जहां पे आपका बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, देखो मैं मोस्टली बात करूंगा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड की, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट जिस साइड पे बचता था, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट जिस साइड पे बचता था उसके ऑपोजिट साइड पे हमारा नेट इंटरेस्ट आता था। यह मैंने आपको बता दिया था, अगेन इसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया था। लेकिन वहां पे अगर आपको याद होगा, जब मैंने लास्ट लेक्चर में नोट लिखवाया था, वहां मैंने ब्रैकेट में लिखा था एक्सेप्ट वेयर इपॉक मेथड इज फॉलो, या एक्सेप्ट इन केस ऑफ इपॉक मेथड, ऐसा कुछ मैंने आपको एक एक्सेप्शन लिखवाया था। और वहां पे मैंने ये भी बताया था कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट पे, इस टॉपिक में हम लोग अब उसका डिस्कशन करेंगे। तो यहां पे एक डिफरेंस और आ जाता है, जब हम इपॉक मेथड या बैकवर्ड काउंटिंग मेथड यूज करेंगे तो यहां पे जो नेट इंटरेस्ट आपका बचेगा वो सेम साइड पे बचेगा जहां पे आपका बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट बच रहा, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत डिफरेंसेस है इसमें। अच्छा, दूसरा बैकवर्ड मेथड में जो हमें नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करनी होती है वो कब से कब तक की करनी होती है, हमको ओपनिंग डेट से लेके ड्यू डेट तक की कैलकुलेशन करनी होती है। और ध्यान ये रखना होता है कि दोनों भी डेट्स इसमें इंक्लूड होंगी, ओपनिंग डेट भी इंक्लूड होगी और ड्यू डेट भी इंक्लूड होगी।
ठीक है, तो ये तो हो गई भाई, थ्योरेटिकली मैंने बात कर ली, लेकिन अभी आपको आधी से ज्यादा कोई बात समझ आई नहीं होगी कि क्या भला है। तो इसको समझाने के लिए मैं आपकी एक छोटी सी बेस बिल्डिंग करवाना चाहता हूं। तो पहले हम लोग एक छोटी सी बेस बिल्डिंग करते हैं इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। आप लोग मेरे साथ साथ एक बेस बिल्डिंग समझना, ठीक है। तो मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको थोड़ी सी बेस बिल्डिंग बनवा रहा हूं। तो पहले आप लोग एक काम करना, मेरी पूरी बात को सुन लेना। मैं एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से आपको दोनों मेथड समझाऊंगा। तो पहले आप लोग मेरी बात सुन के समझ लेना, और बाद में चाहे अगर आपको नोटिंग करनी होगी तो वीडियो पीछे करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो बेस बिल्डिंग के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल देखना। सपोज, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम्पल में लेके चल रहा हूं। एक टाइमलाइन मैं आपको आपके सामने बना रहा हूं। मान लो मेरी ओपनिंग डेट में एक लेके चल रहा हूं 1 जुलाई 2020। ये मेरी है ओपनिंग डेट, और ये जो मेरा पीरियड खत्म हो रहा है, मान लो खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2020 को। पीरियड खत्म होने का मतलब क्या हुआ, आप ये समझ लो, इस डेट पे हम लोग अकाउंट करेंट बनाएंगे, ठीक है। तो मेरी पर्टिकुलर पीरियड की शुरुआत हो रही है 1 जुलाई 2020 को, और मेरा वो पीरियड खत्म हो रहा है 31 दिसंबर को, और हम लोग 31 दिसंबर को अकाउंट करेंट बनाएंगे किसी भी पार्टी का। अब सपोज मान लो मेरी कोई ड्यू डेट, मेरे कोई ट्रांजैक्शन हुआ इस पीरियड में जिसकी ड्यू डेट पड़ी, जिस ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट पड़ी, सपोज क्या ड्यू डेट ले ले हम लोग, ड्यू डेट ले लेते हैं, या एक काम करना, इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर लेता हूं। मेरा पीरियड जो शुरू हो रहा है वो 1 अप्रैल को शुरू हो रहा है ऐसा मानो, और मेरी ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट पड़ रही है सपोज बीचों बीच 1 जुलाई 2020, राइट। तो मेरा कोई पीरियड स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2020 को, जो खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2020 को। 31 दिसंबर को हम लोग अकाउंट करेंट बनाने वाले हैं, और कोई मैं एक ट्रांजैक्शन कह रहा हूं कि बीच में हुई, इस दौरान हुई, जिसकी ड्यू डेट पड़ गई मेरी 1 जुलाई 2020 को। ये ट्रांजैक्शन कितने रुपए की हुई, तो ये भी मैं ले लेता हूं, सपोज 1000 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। सेल मान लो, परचेस मान लो, जो भी मानना है मान लो, सेल मान लो, चलो ना आप सिंप्लिसिटी के लिए सेल मान लो कि हमने किसी पार्टी को सेल किया 1000 रुपए, जिसकी ड्यू डेट पड़ गई 1 जुलाई को। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि अगर इंटरेस्ट का रेट है, अगर मैं आपको इंटरेस्ट का रेट बता दूं, इंटरेस्ट का रेट है 10% पर एनम, इंटरेस्ट का रेट है सपोज 10% पर एनम, या फिर ले लेते हैं 12% पर एनम। तो सपोज अगर इंटरेस्ट का रेट है 12% पर एनम, और हम लोग अकाउंट करेंट बना रहे इस डेट पे 31 दिसंबर को, तो मैं आपसे पूछूं, बताओ 31 दिसंबर पे कितना इंटरेस्ट बनेगा। ड्यू डेट अगर मेरी 1 जुलाई को पड़ रही है, तो 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर के बीच में इंटरेस्ट कितना बनेगा अगर मैं आपसे पूछूं, तो क्या आप ये निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते, है ना। मेरी ट्रांजैक्शन 1 जुलाई को ड्यू डेट पड़ रही है, लेकिन 31 दिसंबर तक मान लो इसकी पेमेंट ही नहीं हुई है, सेटल नहीं हुआ ड्यू डेट तक, और 31 दिसंबर को हम बैठ के अकाउंट करेंट बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब 31 दिसंबर को हम अकाउंट करेंट बनाएंगे, तो ड्यू डेट से लेके 31 दिसंबर जो ये डिलेड पीरियड है, इसका हम इंटरेस्ट भी दिखाएंगे अकाउंट करेंट में। यही हम करते हैं अकाउंट करेंट में, आप लोगों को पता ही, हम लोग क्वेश्चंस भी कर चुके हैं इसके ऊपर। तो अगर मैं आपसे बोलूं, बताओ 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक का कितना इंटरेस्ट हम अकाउंट करेंट में दिखाना चाहिए हमको, तो आप बोलोगे सर कितना सिंपल है, क्या बच्चों वाला सवाल है, 10वीं क्लास के बच्चे भी ये सॉल्व कर सकते हैं। बताओ कितना इंटरेस्ट बनेगा। आप बोलोगे सर देखो 1000 रुपए थे, 1000 रुपए थे, इस पे आपने सर इंटरेस्ट का रेट बता रखा है 12%, तो इंटू 12%, और कितने डे, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक का जो जितने भी नंबर ऑफ डेज पड़ रहे हैं, उतने नंबर ऑफ डेज का हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अब मैं यहां जानबूझ के नंबर ऑफ डेज ले रहा हूं, हालांकि आप बोलोगे कि सर हम मंथ्स में कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम इस चैप्टर में नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करते हैं, तो मैं नंबर ऑफ डेज ही लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो आप बोलोगे ठीक है सर 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक आप कैलकुलेशन करना भी सिखा चुके हैं, जो हम नॉर्मली करते थे, तो आप क्या बोलोगे 1 जुलाई तक क्यों, तो हम एक्सक्लूड करेंगे, 1 जुलाई तो ड्यू डेट ही है, तो 1 जुलाई को अगर पेमेंट हो जाती तो कोई इंटरेस्ट बनता ही नहीं। तो हमको बचे हुए जुलाई के 30 दिन लेके चलने हैं, फिर अगस्त के 31 दिन लेके चलने हैं, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 30 दिन, और जुलाई के 31 दिन। तो ये आ रहा है 183। तो सर ड्यू डेट 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर के बीच में 183 डेज का पीरियड पड़ रहा है, तो 183 इंटू 365 या डिवाइड बाय 365 करेंगे तो आपका सर इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो ये कितना निकल के आ रहा है मैं ये भी देख लेता हूं, इंटू 183 डिवाइड बाय 365, ये करीब आ रहा है, रफली आ रहा है राउंड ऑफ करके 60.16,
60.16 का इंटरेस्ट इसमें बन के आ रहा है। यानी कि 31 दिसंबर को जब मैं अकाउंट करेंट बनाऊंगा तो क्या हमारी कहानी होगी, 31 दिसंबर को हम बोलेंगे कि भाई अगर आपको हमारा अकाउंट सेटल करना है तो 1,000 रुपए, जितनी रुपए की मैंने सेल करी थी आपको, वो तो मुझे देने ही देने हैं, प्लस 60 रुपीज का, 60.16 रुपीज का आपको मुझे इंटरेस्ट भी देना है। ये हो गया हमारा अकाउंट करेंट। ठीक है। अच्छा, अकाउंट करेंट में हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड मैं यूज करता हूं तो हम लोग डायरेक्टली इस प्रकार से इंटरेस्ट नहीं निकालते, हम लोग बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट का अप्रोच लेके इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इसी में मैं अगर आपसे बोलूं, बताओ बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट बचेगा कितना, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना बचेगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं तो आप क्या बोलोगे, सर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट कितना बचेगा? तो देखो भाई, यहां तो एक ही ट्रांजेक्शन है, तो जो मेरी जो एक ट्रांजेक्शन है उसमें मेरा जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा होगा वही मेरा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट होगा, क्योंकि इसमें और कोई ट्रांजेक्शन तो है ही नहीं, एक ही ट्रांजेक्शन है, तो उसमें ही जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है वही बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट है। तो आप बोलोगे सर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसे निकलता है, नंबर ऑफ डेज इंटू अमाउंट। तो अमाउंट है 1,000 रुपए और नंबर ऑफ डेज है 183, तो मेरा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकल के आएगा 1,83,000। ठीक है। और बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट में हम लोग फिर बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट को इनटू इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 365 करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली इस वाले फॉर्मूले में जो ये ग्रीन वाले पोर्शन से मैं गोला मार रहा हूं, ये मेरा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट होता है, ये मेरा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट होता है। ठीक है। तो ये बात आप लोग समझते हो। अब यहां पे देखो मैंने काउंटिंग कैसे करी। अब मैं आपको नंबर ऑफ डेज की काउंटिंग के ऊपर फोकस कराना चाहता हूं। मैंने आपको यहां काउंटिंग कैसे बताई, मैंने बोला आप काउंटिंग कब से कब तक करो, ड्यू डेट से लेके इस डेट तक, अकाउंट करेंट की डेट तक की आप काउंटिंग करो। तो हमने ये काउंटिंग करी, यहां से लेके यहां तक काउंटिंग करी, यानी हमने ड्यू डेट से लेके आगे की डेट तक काउंटिंग करी, ड्यू डेट से लेके हमने आगे के अकाउंट करेंट की डेट तक कैलकुलेशन करी। तो कहीं ना कहीं आपको क्या लगा कि हमने ड्यू डेट से फॉरवर्ड अप्रोच लिया, क्योंकि हमने आगे की नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करी, तो हमने एक फॉरवर्ड अप्रोच लिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड मेथड। ये हमारा फॉरवर्ड मेथड होता है, सिंपल। लेकिन अब मैं क्या बोलता हूं, या आप क्या बोलोगे, सर देखो ये कैलकुलेशन जो है ना, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, ये सर 10वीं क्लास का बच्चा भी अब कर लेता है आजकल, कोई बड़ी बात नहीं है। सर हम तो सीए कर रहे हैं, हमको तो बताओ कि कोई टेढ़ा तरीका बताओ कि हम बोले कि भाई हम तो सीए के बच्चे, हम टेढ़ा तरीका भी यूज कर सकते हैं। इसका कोई ऑल्टरनेट अप्रोच बताओ कि हम ऑल्टरनेट अप्रोच ले नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन करने की और हमारा ये इंटरेस्ट सही निकल के आए। तो इसका एक तरीका और है, जो दूसरा अप्रोच होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम कहते हैं छोड़ो आगे की, छोड़ो, हम आगे की देखते ही नहीं, हम पीछे की देखना चाहते हैं, हम ड्यू डेट से पीछे का अप्रोच लेना चाहते हैं। तो मैं इस अप्रोच में क्या करता हूं, जो मेरा ऑल्टरनेट अप्रोच होता है उसमें मैं रादर देन मैं ड्यू डेट से अकाउंट करेंट की डेट की कैलकुलेशन करूं, मैं ओपनिंग डेट से लेके ड्यू डेट तक की कैलकुलेशन कर लेता हूं। मैं ओपनिंग डेट से ड्यू डेट तक की कैलकुलेशन कर लेता हूं, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेके 1 जुलाई 2020 की कैलकुलेशन करता हूं। और ध्यान रखना इस कैलकुलेशन में दोनों भी डेज में इंक्लूड करता हूं, 1 अप्रैल भी इंक्लूड करूंगा और 1 जुलाई भी इंक्लूड करूंगा। सपोज जो मैं ये कैलकुलेशन कर रहा हूं 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई की कैलकुलेशन, इसकी नंबर ऑफ डेज मेरी आ जाती ए, या इसका प्रोडक्ट आ जाता ए, इसका प्रोडक्ट आ जाता ए। तो ए की मैं कैलकुलेशन पहले कर लेता हूं। मुझे बताओ अगर मैं प्रोडक्ट निकालना चाहूं तो कितना प्रोडक्ट आएगा 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई, मैं इस पीरियड की अगर कैलकुलेशन करूं और इसके प्रोडक्ट को मैं प्रोडक्ट ए बोल देता हूं, तो प्रोडक्ट ए कितना निकलेगा। तो पहले प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट निकालने का तरीका तो वही होता है, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ डेज। अमाउंट तो मेरा 1,000 रुपए ही है और मुझे नंबर ऑफ डेज निकालने, तो जरा मैं नंबर ऑफ डेज निकाल लेता हूं 1 अप्रैल से लेके 1 जुलाई तक, और बोथ डेट्स इंक्लूड करके, बार बार कह रहा हूं। तो अप्रैल के 30 दिन हो जाएंगे, मई के 31 दिन हो जाएंगे, जून के 30 दिन हो जाएंगे और जुलाई का 1 दिन हो जाएगा। तो ये आ रहा है 92, ये आ रहा है 92। तो प्रोडक्ट निकल के आ गया 92,000। ठीक है। तो मेरा इस पीरियड का जो प्रोडक्ट है वो निकल के आ गया, जिसको मैंने प्रोडक्ट ए बोल दिया, इसको मैंने प्रोडक्ट ए बोल दिया। तो मेरा प्रोडक्ट ए निकल के आ गया 92,000 रुपीज। लेकिन हमको प्रोडक्ट कब का चाहिए भाई, इवन अगर मैं बैकवर्ड काउंटिंग कर रहा हूं, अगर मैं बैकवर्ड अप्रोच ले रहा हूं, तो मुझे प्रोडक्ट तो यहां से यहां तक का ही चाहिए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट तो इन एनी केस यहां से यहां तक का ही निकलने वाला है। बट अभी तो मैं इस प्रोडक्ट ए तक ही पहुंच पाया हूं, मैं यहां तक ही पहुंच पाया हूं। मेरे को बताओ को क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि मैं प्रोडक्ट ए को यूज करके ये वाली कैलकुलेशन कर पाऊं, जो मैं शेड कर रहा हूं,
इस पीरियड की प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कर पाऊं। बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेरा कितना आ रहा है 1,83,000, सही बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेरा 1,83,000 है। तो मैं जो भी कैलकुलेशन करूं अल्टीमेटली मेरा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 1,83,000 ही आना चाहिए। तो बैकवर्ड काउंटिंग जब मैं कर रहा हूं तो मेरे को इस बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट में पहुंचना है। इसको मैं सी बोल देता हूं, इसको मैं प्रोडक्ट सी बोल देता हूं। जो मेरा सही वाला बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट है यानी 1,83,000, इसको मैं प्रोडक्ट सी बोल देता हूं। तो मुझे कोई ऐसा अप्रोच चाहिए कि जब मैंने प्रोडक्ट ए तो निकाल दिया, लेकिन मैं इस प्रोडक्ट ए को यूज करके इस प्रोडक्ट सी तक पहुंच पाऊं। तो इसका तरीका क्या है? आप बोलोगे सर एक काम करो, 1 अप्रैल से लेके पूरे 31 दिसंबर तक का भी प्रोडक्ट निकाल लो। 1 अप्रैल से लेके 31 दिसंबर तक का पूरे इस पीरियड का प्रोडक्ट निकाल लो। इसको मैं बोल देता हूं प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी। तो इस प्रोडक्ट बी में से जब मैं प्रोडक्ट सी हटा दूंगा, जब इस पूरे प्रोडक्ट बी में से मैं इतना प्रोडक्ट सी हटा दूंगा, तो फिर मेरा यही वाला पोर्शन बच जाएगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो पूरे 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक का अगर मैं पूरे पीरियड का प्रोडक्ट निकालू और उस पूरे पीरियड के प्रोडक्ट में से ये प्रोडक्ट ए हटा दूं, 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक का प्रोडक्ट हटा दूं, तो नेचुरल सी बात है मेरा फिर यही प्रोडक्ट बचेगा। सिंपल मैथ्स है, आई होप आप समझ सकते होगे। तो पहले मैं आपसे पूछता हूं भाई प्रोडक्ट बी आएगा कितना, तो प्रोडक्ट बी कितना निकलेगा ये भी मैं निकाल लेता हूं। तो प्रोडक्ट बी निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, तो अमाउंट तो मेरा 1,000 रुपए है, वहां तो कोई भी बदलाव नहीं है, अमाउंट में तो कोई चीज नहीं है। नंबर ऑफ डेज देख लो, 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक कितने नंबर ऑफ डेज पड़ रहे हैं, तो अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31 दिन, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 30 दिन और दिसंबर के 31 डेज। कुछ गड़बड़ आ रहे हैं ना, एक बार मैं दोबारा से देख लेता हूं। अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन, जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31। तो सही आ रहा है 275। तो 275 इसका आ रहा है। तो इसका प्रोडक्ट निकल के आ गया 2,75,000। ठीक है, तो मेरे को आ रहा है अल्टीमेटली प्रोडक्ट सी में। अल्टीमेटली मुझे प्रोडक्ट सी में आना है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? प्रोडक्ट सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट बी पूरे पीरियड का प्रोडक्ट, पूरे पीरियड का प्रोडक्ट, यानी इसको मैंने प्रोडक्ट बी बोल रखा है, माइनस इसमें से जो ये प्रोडक्ट ए हमने निकाला था ये मैं हटा देता हूं, माइनस प्रोडक्ट ए। तो ये मेरा सही सही आना चाहिए। तो जरा इसको निकालना। तो प्रोडक्ट बी मैंने 2,75,000 निकाला था, प्रोडक्ट ए मैंने निकाला था 92,000। तो इसको जरा अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितने निकल के आ रहा है ये 2,75,000 माइनस 92,000। तो देखो कितना निकल के आ रहा है मेरा प्रोडक्ट सी 1,83,000। हेंस प्रूव्ड। देख लो, तो मैंने जब सीधा फॉरवर्ड मेथड यूज किया था तो मेरा 1,83,000 का ही प्रोडक्ट आया था, जिसको मैं बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट बोल रहा हूं क्योंकि यहां पे एक ही ट्रांजैक्शन है। तो और जो मैंने लंबा तरीका यूज किया, जो बैकवर्ड अप्रोच यूज किया, उसमें भी मेरा देखो 1,83,000 का ही प्रोडक्ट निकल के आया। ठीक है, तो सिंपल बात यहां क्या हो रही है, फॉरवर्ड मेथड में हम लोग कान सीधा सीधा ऐसे करके पकड़ रहे हैं, लेकिन बैकवर्ड वाले मेथड में हम लोग कान उल्टा ऐसे घुमा के पकड़ रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली पकड़ रहे हैं हम कान ही, यही वाला कान पकड़ रहे हैं। तो बस वही वाली कहानी है यहां पे। ठीक है, तो यही जो मैंने पिंक पेन से पूरा आपको करके दिखाया, ये इसी को हम बोलते हैं बैकवर्ड मेथड। फॉरवर्ड मेथड तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है, लॉजिकल है, 10वीं क्लास का बच्चा भी कर लेता है। लेकिन हम एज अ सीए स्टूडेंट थोड़ा सा टेढ़ा तरीका यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा और लंबा तरीका यूज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसको मैंने बोल दिया बैकवर्ड मेथड। अल्टीमेटली फंडा वही है, कैलकुलेशन मेरी अल्टीमेटली जो फाइनल आंसर आएगा, चाहे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट का और अल्टीमेटली जो मेरा इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा, वो दोनों भी अप्रोच से सेम ही आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये दोनों भी मेथड के बीच का फर्क समझ पाए होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉरवर्ड मेथड तो आप समझ ही गए थे, बैकवर्ड मेथड अब आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि इसमें हम लोग क्या अप्रोच यूज करते हैं। अब सवाल उठा सर एग्जाम में क्या हमें बैकवर्ड मेथड यूज करना होता है? तो देखो मैं तो आप लोगों को यही बोलूंगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका बैकवर्ड मेथड है, अभी ये मेरा खत्म नहीं हुआ, डोंट वरी, अभी मैं एक एग्जांपल आपके साथ करूंगा और उसमें मैं बैकवर्ड मेथड अप्लाई करके दिखाऊंगा। बट पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं
कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आपके एग्जाम में बैकवर्ड मेथड या इपॉक मेथड पूछने का चांसेस कम है। मेरे हिसाब से चांसेस काफी कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो पूछ नहीं सकता, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। सो यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट या हाउ टू डू द नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन यूजिंग बैकवर्ड मेथड, एंड अपना अकाउंट करेंट आपको बैकवर्ड मेथड से कैसे बनाना होता है ये आपको आना चाहिए। मैं भी आपको सिखाऊंगा भी वो चीज। लेकिन अगर एग्जाम में आपको नॉर्मल खाली वो अकाउंट करेंट बनाने बोलता है, देन ऑलवेज यूज फॉरवर्ड मेथड। हमेशा प्रेफर करना फॉरवर्ड मेथड। जब तक क्वेश्चन आपसे स्पेसिफिकली बोलना ना दे कि आप बैकवर्ड मेथड को अप्लाई करो, आप हमेशा फॉरवर्ड मेथड यूज करना। देखो एक मुहावरा होता है, आप लोगों ने सुना होगा, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। यह मुहावरा आप सभी ने सुना होगा। लेकिन मैं उल्टी बात बोलता हूं, अगर घी सीधी उंगली से निकल सकती है तो मैं उंगली टेढ़ी क्यों करूं? जब अगर घी सीधी उंगली से निकल सकती है तो मैं उंगली टेढ़ी क्यों करूं? तो वही बात है, जब मेरी लॉजिकल कैलकुलेशन सीधे तरीके से फॉरवर्ड मेथड से हो सकती है तो मैं अननेसेसरीली टेढ़ा तरीका क्यों यूज करूं, मैं बैकवर्ड मेथड क्यों यूज करूं जिसमें मुझे लंबा काम करना है ना। तो डोंट यूज बैकवर्ड मेथड अनलेस एंड अनटिल आस्किंग क्वेश्चन। ये मत सोचना कि हम शानापंती करेंगे, हम ओवर स्मार्टनेस दिखाएंगे, हम बैकवर्ड मेथड में जबरदस्ती कैलकुलेशन करके एग्जामिनर को खुश कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका आंसर सही है, आपकी सारी चीजें सही है, कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन ठीक है, तो आपको नंबर इन एनी केस पूरे मिलने ही वाले। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बैकवर्ड मेथड यूज करोगे तो आपको कोई बोनस मार्क्स मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। सो डोंट यूज बैकवर्ड मेथड अनलेस एंड अनटिल आस्किंग क्वेश्चन। अब आपके स्टडी मटेरियल में क्या है ना, कोई इलस्ट्रेशन या प्रैक्टिकल क्वेश्चन कुछ भी नहीं है ऑन बैकवर्ड मेथड। सिर्फ एक छोटा सा उन्होंने एग्जांपल डिस्कस कर रखा है फॉरवर्ड मेथड और बैकवर्ड मेथड समझाने के लिए। तो मैं आप लोगों के साथ वही एग्जांपल यहां पे कवर करूंगा। तो आप लोग अपने स्टडी मटेरियल पे आ जाइएगा। तो आप लोग अपने स्टडी मटेरियल के एग्जाम्पल पे आ जाइएगा। एग्जाम्पल का पेज नंबर बता देता हूं। पेज नंबर है 6.111। तो इसमें इलस्ट्रेशन नहीं है, बस खाली एक एग्जाम्पल है। और पढ़ना मेरे साथ साथ, पहले एग्जाम्पल पढ़ना। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स मेक अप एन अकाउंट करेक्ट टू बी रेंडर्ड बाय मिस्टर एक्स टू मिस्टर वाई on 31st December 2020 taking interest into account at the rate of 18% per annum। तो पहले वही आइडेंटिफाई करो, अकाउंट करेंट कौन बनाने वाला है, मिस्टर एक्स बनाने वाला है, और किसको रेंडर करने वाला है, मिस्टर वाई को रेंडर करने वाला है। यानी हम कौन है, हम जो अकाउंट करेंट बना रहे हैं, हम लोग क्या है, हम लोग मिस्टर एक्स है। और दूसरा आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, दो इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको सिखाई है, डेट ऑफ अकाउंट करेंट आइडेंटिफाई करना 31 दिसंबर 2020 और इंटरेस्ट रेट आइडेंटिफाई करना 18% पर एनम। अब देखो ट्रांजैक्शन क्या है, बहुत गिन के 4-5 ट्रांजैक्शन दे रखी है आपको। सबसे पहले उसने देखना 1 जुलाई को उसने आपको लिखा हुआ है कि बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई, बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई ₹600। तो दिस इज नथिंग बट ओपनिंग बैलेंस। ये आपका ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। अब ये कौन सा ओपनिंग बैलेंस है, लिखा हुआ बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई, यानी मिस्टर वाई हमको कुछ ओ करता है, कुछ अमाउंट हमको ओ करता है, तो हमारा एक प्रकार का डेटर बैलेंस हो गया। तो कौन से साइड पे आपके अकाउंट करेंट में ओपनिंग बैलेंस आएगा, आप, मैं उम्मीद करता हूं आप वो समझ सकते होंगे। उसके बाद वो क्या क्या ट्रांजेक्शन बता रहा है आपको। 30 जुलाई को बोलता है गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई, तो हमने मिस्टर वाई को गुड्स बेचे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रेडिट पीरियड अलाउड 1 मंथ, क्रेडिट पीरियड अलाउड 1 मंथ। तो 1 महीने का हम क्रेडिट पीरियड अलाउ कर रहे हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट निकालेंगे। सिमिलरली देखना 1 अगस्त को गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर वाई, तो यहां पे हमने मिस्टर वाई से गुड्स परचेज करे, और यहां पे भी वही सेम बात, क्रेडिट पीरियड रिसीव्ड 1 मंथ। तो अगेन इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमको ड्यू डेट भी निकालनी है। फिर 1 सितंबर को बोलता है कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई, मिस्टर वाई से हमें कुछ कैश मिला, बहुत अच्छी बात है। और सेम डेट पे 1 सितंबर को मिस्टर वाई एक्सेप्टेड मिस्टर एक्स ड्राफ्ट एट 3 मंथ्स डेट। तो मिस्टर वाई ने एक ड्राफ्ट एक्सेप्ट किया, यानी आप समझ लो एक बिल एक्सेप्ट किया, जिसके उसने टेन्योर एक तो आपको बता दिया 3 महीने का। तो जब मिस्टर वाई ने एक बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो मिस्टर एक्स यानी हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए हो गया बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट हो गया 1 सितंबर को, लेकिन ड्यू डेट से हमें मतलब है, तो ड्यू डेट निकालने के लिए हमको ये 3 महीने का पीरियड लेना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स प्लस 3 डेज ग्रेस पीरियड। बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में हमेशा 3 दिन का ग्रेस पीरियड हमको याद रखना है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट करेंट अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट ऑन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन अंडर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मेथड्स, अंडर द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मेथड्स। तो आपको फॉरवर्ड मेथड भी यूज करना है और बैकवर्ड मेथड भी यूज करना है।
तो देखो फॉरवर्ड मेथड तो आप यूज कर सकते हो, उसकी मैं आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस करवा चुका हूं, तो फॉरवर्ड मेथड आप यूज कर लेना अपने आप। तो आप फॉरवर्ड मेथड से चाहे तो वीडियो पॉज करके एक बार पूरा अकाउंट करेंट बना लो, चाहे तो बाद में बना लेना, आपको जैसे भी ठीक लगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले इसको फॉरवर्ड मेथड से प्रॉपर्ली बना लो, आपको यहाँ पे सोल्यूशन में भी दे रखा है, ठीक है। तो फॉरवर्ड मेथड में यहाँ पे कवर नहीं कराने वाला, लेकिन मैं क्या कवर कराऊंगा, मैं कवर कराऊंगा बैकवर्ड मेथड, कि इसी अकाउंट करेंट को मैं बैकवर्ड मेथड से किस प्रकार से बनाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो फॉरवर्ड मेथड का ये अकाउंट करेंट आपको दे रखा है, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने आपको क्या बेस बिल्डिंग वाले एग्जांपल से समझाया। इसमें जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है मेरा, इसमें जो बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है जिस पे मैंने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करी, वो मेरा बैकवर्ड मेथड में भी सेम आने चाहिए, बैकवर्ड मेथड में भी डिट्टो सेम मेरा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट आना चाहिए। और उसके बाद जो मेरा इंटरेस्ट बन के आ रहा है, वो इंटरेस्ट भी मेरा बैकवर्ड मेथड में सेम बन के आना चाहिए। और अल्टीमेटली जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आएगा अकाउंट करेंट का, जिसके लिए हम सारी मेहनत कर रहे हैं, यहां पे हो गया मेरा बाय बैलेंस सीडी जो 249 रुपीज का आ रहा है, ये भी मेरा बैकवर्ड मेथड में सेम आएगा। तो ये मेरा जो मैंने पोर्शन आपको हाईलाइट करके दिया हुआ है, ये मेरा बैकवर्ड मेथड में भी सेम आना चाहिए। तो अब हम लोग इसको बैकवर्ड मेथड से जरा कैलकुलेट करके देखते हैं। आ जाइए, तो मैं अपनी स्क्रीन पे आ जाता हूं वापस से, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल स्टडी मटेरियल का यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल पेज नंबर मैंने कितना बताया था, 6.111, मैं लिख लेता हूं पेज नंबर 6.111, ठीक है। तो सबसे पहले अकाउंट करेंट बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, मैंने आपको क्या बताया हुआ, हमेशा हेडिंग डालना, ठीक है। तो पहले तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, हम लोग बैकवर्ड मेथड यूज कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को क्लैरिटी रहे कि हम क्या कर रहे हैं। तो बैकवर्ड मेथड वी आर यूजिंग, और अकाउंट करेंट की हमको हेडिंग डालनी होती है। तो हेडिंग क्या डालेंगे, वही जिसका अकाउंट करेंट बना रहे हैं हम, किसका अकाउंट करेंट बना रहे हैं, मिस्टर वाई का, मिस्टर वाई का। तो मिस्टर वाई, फिर क्या लिखते हैं, इन अकाउंट करेंट विद, इन अकाउंट करेंट विद, और फिर क्या लिखते हैं, जो बंदा बना रहा है अकाउंट करेंट उसका नाम, तो यहां पे मिस्टर एक्स। और फिर नीचे क्या लिखते हैं ब्रैकेट में, इंटरेस्ट अप टू, कौन सी डेट बता रखी है, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2020 एट द रेट ऑफ, कितना इंटरेस्ट रेट बता रखा है, 18% पर एनम। तो पहले आपको सही सही इसकी हेडिंग डालनी है। अब इसका जो फॉर्मेट यूज होगा, अच्छा हम यहां पे यूज क्या कर रहे हैं, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड, ये भी मैं क्लियर कर लेता हूं, हम यूज कर रहे हैं बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड, ठीक है। अब बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड है, तो फॉर्मेट आपका डिट्टो सेम वही बनेगा जो आपने सीखा हुआ है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके पहले फॉर्मेट बना लीजिएगा, मीनवाइल मैं भी फॉर्मेट अपना तैयार कर लेता हूं। तो मैंने अपना अकाउंट करेंट का छोटा सा फॉर्मेट तैयार कर दिया है, तो दिखा देता हूं मैंने आपको कैसे अपना तैयार किया फॉर्मेट। तो बिल्कुल जो हमने बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट मेथड में फॉर्मेट यूज किया था, वही फॉर्मेट हमें यूज करना है। तो देख लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार का मेरा ये फॉर्मेट तैयार हो गया है। तो आप लोगों ने भी, मैं उम्मीद करता हूं, अपने मेरे साथ साथ तैयार कर लिया होगा। तो अब हम लोग एक एक करके इसमें चीजें डालना शुरू करते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन में देखते रहिएगा। सबसे पहले उसने 1 जुलाई को ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। तो 1 जुलाई को उसने लिखा था बैलेंस ओइंग बाय मिस्टर वाई, दैट मीन्स ये हमारा क्या है, ये हमारा ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड वाला है, हमारा डेटर का एक प्रकार से आप मान लो ओपनिंग बैलेंस है। तो 1 जुलाई 2020 को हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। और मैं आपको बता चुका ओपनिंग बैलेंस का कोई ड्यू डेट हम नहीं डालते। अमाउंट कितना बता रखा है उसने, 600 रुपीज, 600 रुपीज। अब इसमें नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन हम कैसे कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग बैकवर्ड मेथड। जैसे मैंने आपको बैकवर्ड मेथड में अपने एग्जांपल में पिंग से कैलकुलेशन कराई थी, तो सबसे पहले हम जो सारी कैलकुलेशन करेंगे, हम ओपनिंग डेट से लेके ड्यू डेट तक करेंगे, ओपनिंग डेट से ड्यू डेट तक करेंगे। तो अब यहां पे तो जो ओपनिंग डेट है 1 जुलाई, और यही डेट हमारी 1 जुलाई है, तो यहां पे कोई ड्यू डेट तो है नहीं, तो हम नंबर ऑफ डेज यहां पे 0 लेके चलेंगे, और प्रोडक्ट भी हमारा 0 आएगा, प्रोडक्ट भी हमारा 0 आएगा, ठीक है। तो क्योंकि हम 1 जुलाई से, आप एक सब तरह से समझ लो, हम 1 जुलाई से 1 जुलाई ही ले रहे हैं, तो 1 जुलाई से 1 जुलाई हमारे नंबर ऑफ डेज 0 हो जाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट भी 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हुई है 30 जुलाई को सेल, सेल हुई है 30 जुलाई को, तो हम 30 जुलाई को डालेंगे टू सेल्स, टू सेल्स ऑफ,
अब इसकी ड्यू डेट कितनी आएगी, 1 मंथ बाद, 1 मंथ बाद, तो 30 अगस्त की इसकी ड्यू डेट आएगी। अब आप लोग ये मत बोलना सर 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड करो, क्यों, यहां पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात नहीं हो रही, तो यहां पे कोई भी ग्रेस पीरियड हम ऐड नहीं करेंगे। तो 30 जुलाई को सेल हुई, 1 महीने का आपका क्रेडिट पीरियड है, 30 अगस्त को हमारा ड्यू डेट पड़ जाएगा, और अमाउंट इसने 300 रुपए बता रखे हैं, अमाउंट आपको 300 रुपए बता रखे हैं। अब हम लोग कैलकुलेशन कब से कब तक की करेंगे, 1 जुलाई से लेके डेट, ओपनिंग डेट से लेके 1 जुलाई ओपनिंग डेट से लेके ड्यू डेट तक 30 अगस्त। और मैंने आपको क्या बता रखा है, पहली दिन ओपनिंग डेट को भी इंक्लूड करना है और ड्यू डेट को भी इंक्लूड करना है। तो यहां पे जुलाई के 31 दिन होंगे और अगस्त के 30 दिन होंगे, तो कितने डेज आ जाएंगे हमारे, 61 डेज आ जाएंगे। तो 300 इंटू 61, मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा 18,300, 18,300। ठीक है, नेक्स्ट, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर वाई। अब क्या हमने गुड्स परचेज करे, तो गुड्स परचेज यहां पे आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो कौन सी तारीख को करें, 1 अगस्त को करें 2020। बाय परचेज इसकी ड्यू डेट कितनी निकल के आएगी, इसमें भी 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है, तो इसकी ड्यू डेट निकल के आएगी 1 सितंबर 2020। अमाउंट कितना है, 200 रुपए, 200 रुपए। अब यहां पे भी नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करनी है, तो कैसे करेंगे हम लोग, 1 जुलाई से लेके ड्यू डेट यानी 1 सितंबर तक, तो जुलाई के 31 डेज हो जाएंगे, अगस्त के भी 31 डेज हो जाएंगे, और एक दिन हो जाएगा सितंबर का, तो ये आ जाएगा 63, और प्रोडक्ट कितना निकल के आ जाएगा, 12,600, 12,600। चलो जी, ये हो गया। अब अगली ट्रांजैक्शन क्या है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 1 सितंबर को बोल रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम मिस्टर वाई। मिस्टर वाई से हमें कैश मिला, तो एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई अकाउंट, यानी मिस्टर वाई के क्रेडिट साइड पे आ जाएगा 1 सितंबर 2020 बाय कैश। पर इसकी तो ऐसा कोई ड्यू डेट है नहीं, तो हम 1 सितंबर ही ड्यू डेट मान के चलेंगे इसमें। अमाउंट ऑफ कैश कितना बता रखा है उसने, 100 रुपए, और डेज कितना आएंगे, सेम वही 1 सितंबर ही है यहाँ पे, तो वही 1 जुलाई से 1 सितंबर 63 डेज आएंगे, और प्रोडक्ट निकल के आएगा 6,300, 6,300। और लास्टली कहता है मिस्टर बाय एक्सेप्टेड मिस्टर एक्स ड्राफ्ट, मिस्टर एक्स का कोई बिल एक्सेप्ट हुआ है, तो हमारे लिए वो हो गया बिल्स रिसीवेबल। तो बिल्स रिसीवेबल की एंट्री क्या करते हैं हम लोग, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टी अकाउंट, तो मेरी यहां पे है वाई अकाउंट, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाइज अकाउंट। और कौन सी डेट को हुआ ये एक्सेप्ट, ये भी एक्सेप्ट हुआ है 1 सितंबर 2020 को, बाय बिल रिसीवेबल, बाय बिल रिसीवेबल। परंतु इसकी ड्यू डेट कितनी आएगी, तो 1 सितंबर से 3 महीना बता रखा है, तो 1 सितंबर से 3 महीना ऐड करेंगे तो आएगा 1 दिसंबर, और प्लस इसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 दिसंबर 2020, 4 दिसंबर 2020। अब नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करनी है, तो नंबर ऑफ डेज वही कब से, 1 जुलाई से लेकर 4 दिसंबर तक, तो जुलाई के 31 दिन है, अगस्त के भी 31 दिन है, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 दिन, नवंबर के 30 दिन, और दिसंबर के 4 दिन। तो ये कितना आ रहा है, 157 आ रहा है, 157। और अमाउंट कितना दे रखा था, अमाउंट दे रखा था 400 रुपए, तो बस 157 आ गया, तो ये इसका हम प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं 62,800, 62,800। तो सबसे पहले मैंने अपनी ट्रांजैक्शन सारी डाल दी इसके अंदर, अकाउंट करेंट के अंदर। बस इसमें हमने अलग काम क्या किया, एक ही अलग काम किया हमने, जो नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करी हमने, पहले दिन से लेके ड्यू डेट तक की नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करी, बाकी सेम हमने सारा काम किया। ठीक है, तो वही अपने बेस एग्जांपल को लेके चल रहा हूं मैं साथ साथ। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया हमने पहले ये पहला स्टेप कर दिया, तो यहां से लेके यहां तक की हमने कैलकुलेशन कर ली। ठीक है, हालांकि अभी मैंने प्रोडक्ट नहीं निकाला है, बेस वाले एग्जांपल मैंने एक सीधा प्रोडक्ट निकाल लिया था क्योंकि एक ही ट्रांजैक्शन थी, बट यहां पे अभी हमको क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन है तो हमें थोड़ा सा अलग ढंग से चलना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले क्या करना है हमको, जो अपनी नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करनी है पहले तारीख से लेकर ड्यू डेट तक करनी है। अब हमको क्या करना होता है, अब हमको क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको क्या करवाया था क्योंकि हमको तो आना है इस वाले पीरियड पे, हमको इस वाले पीरियड पे आना है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब पूरा यहां से लेके यहां तक का कैलकुलेशन करेंगे। हमें पहले पूरे यहां से यहां तक यहां से लेके का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यानी 1 जुलाई से लेके
31 दिसंबर तक पूरा हमको कैलकुलेशन करके चलना पड़ेगा। अब यहां पे क्या तरीका है, अब यहां पे लंबा तरीका या तो यह है कि आप एक एक ट्रांजैक्शन की एक एक करके प्रोडक्ट निकालना शुरू कर दो, एक एक ट्रांजैक्शन की एक एक करके प्रोडक्ट निकालना शुरू कर दो, पूरा यहां से लेके यहां तक का। लेकिन उससे काम मेरा लंबा हो जाएगा। देख बेस एग्जांपल में तो एक ही केस था, एक ही ट्रांजैक्शन था, तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट इस अब मेरे क्वेश्चन में तो कई सारे ट्रांजैक्शन है, ओपनिंग बैलेंस भी और कई सारी सेल, परचेज, कैश रिसीव वगैरह वगैरह सब कुछ है। तो अगर मैं एक एक का बैठकर वापस से एक एक करके प्रोडक्ट निकालना शुरू कर दूंगा तो मेरा काम बहुत अननेसेसरीली डबल डबल हो जाएगा। तो यहां पे मेरे को थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, यहां पे मेरे को स्मार्ट वर्क करना है। यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा मैं एक नेट अमाउंट ले लूंगा, रादर देन कि मैं एक एक अमाउंट का अलग अलग से लेके चलूं पूरे 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर का। मैं क्या करूंगा, मैं एक नेट अमाउंट निकाल लूंगा और उस नेट अमाउंट पे मैं क्या करूंगा, उस नेट अमाउंट में मैं पूरे इस पीरियड का प्रोडक्ट निकाल लूंगा। तो नेट अमाउंट मेरा आएगा कितना, तो बहुत सिंपल है भाई, देख लो। डेबिट साइड का मेरा टोटल आ रहा है कितना, 600, 300, 900 रुपए। और क्रेडिट साइड पे देखना मेरा अमाउंट कितना आ रहा है, 200, 100 और 400 यानी 700 रुपए। तो 900 रुपए डेबिट साइड पे आ रहा है, 700 रुपए क्रेडिट साइड पे आ रहा है। तो मेरा नेट में अमाउंट निकल के आ गया 200 रुपीज। और कहां पे निकल के आ रहा है, क्रेडिट साइड पे निकल के आ रहा है। क्रेडिट साइड पे मेरा नेट अमाउंट निकल के आ रहा है 200 रुपए। तो इस 200 रुपए पे मैं क्या करूंगा, पूरे 1 जुलाई से लेके ओपनिंग डेट से लेके लास्ट अकाउंट करेंट डेट तक का पूरे नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन कर लूंगा। ठीक है, तो मेरा क्या यहां निकल के आ रहा है, तो इसको मैं डेट क्या डालूंगा, डेट मैं इसकी 31 दिसंबर ही डाल दूंगा। 31 दिसंबर की मैं डाल दूंगा। अमाउंट मेरा नेट पे कितना निकल के आ रहा है, 200 रुपए। तो आप लेकिन यहां 200 रुपए लिखना, आप 200 रुपए लिखना यहां पे, और 200 रुपए लिख के ऐसे करके काट देना। अब 200 रुपए ऐसे लिख के काट देना। ठीक है, इवन तो हम नेट अमाउंट 200 का लेके चल रहे हैं, लेकिन 200 रुपए का नेट अमाउंट आपको यहां रुपीस कॉलम में डालना नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ डेज कितना आएंगे, पहले नंबर ऑफ डेज निकाल लेता हूं, बाकी सारी चर्चा होती रहेगी। पहले मैं नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन कर लेता हूं, 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर तक। तो जुलाई के 31 डेज, अगस्त के 31 डेज, सितंबर के 30 दिन, अक्टूबर के 31 डेज, नवंबर के 30 डेज और 31 डेज आपके हो गए 31 डेज हो गए आपके दिसंबर के। तो ये आ रहा है 184। ठीक है, नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं 184। तो 184 भी आप लिखना इसी प्रकार से और लिख के काट देना। ये मैं क्यों कटवा रहा हूं अभी बताता हूं आपको, क्योंकि इसको हमको यहां नहीं लिखना होता, ऑल्दो हमको कैलकुलेशन यही करनी है हमको, लेकिन यहां पे नहीं लिखना होता। इसको हम लोग यहां पे ब्रैकेट में करके दिखाते हैं कैलकुलेशन। तो यहां पे 200 रुपीज का नेट अमाउंट आ रहा था और पूरे पीरियड के नंबर ऑफ डेज आ रहे हैं 184। तो हम यहां ब्रैकेट में इसको यहां पे कैलकुलेशन करके दिखाएंगे और प्रोडक्ट में डाल देंगे कितना, 200 इंटू 184, ये आ रहा है 36,800, 36,800। ठीक है, और इसको हम बोलते क्या है, इसको भी हम बोल देते हैं बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। अब मजे की बात देखना, इसको हम लोग बोलेंगे बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। इसको भी हम टर्मिनोलॉजी क्या यूज कर लेंगे, बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। बस बार बार कह रहा हूं, ध्यान देना, आप जल्दी जल्दी में भावनाओं में आके गलती करोगे, इसलिए मैं ये लिखवा के कटवा रहा हूं। यहां पे अमाउंट मत लिखना, यहां पे नंबर ऑफ डेज मत लिखना, आपका गलत हो जाएगा। ये हमको सिर्फ कैलकुलेशन पर्पस के लिए लेना होता है, तो प्लीज यहां पे लिख के मत आ जाना। आपको जो कैलकुलेशन दिखानी है वो यहीं पे पर्टिकुलर कॉलम में ब्रैकेट में नॉर्मली अपनी कैलकुलेशन दिखा देना। ठीक है, तो इतना काम मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने कर लिया होगा। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब आपका कुछ भी काम नहीं बचा। अब आपको सिर्फ देखना है कि इतना सारे चीजें डालने के बाद मेरा फाइनली प्रोडक्ट का कितना बैलेंस बच रहा है। तो अब यहां पे आप देखोगे तो आपका क्रेडिट साइड में प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा होगा, क्लियरली दिख रहा है ना। डेबिट साइड में 18,300 आ रहा है और क्रेडिट साइड में मेरे बहुत सारे आ रहे हैं। तो मैं देख लेता हूं कितना मेरा बैलेंस बच रहा है। तो 12,600 प्लस 6,300 प्लस 62,800 प्लस 36,800, तो ये टोटल आ रहा है कितना, 1,18,500। तो मैं लिख लेता हूं हाथ का टोटल, ये आ रहा है टोटल 1,18,500। तो इधर भी यही सेम टोटल आएगा 1,18,500। अब इस 1,18,500 में से 18,300 हटा देता हूं, तो मेरा बैलेंस देखो कितना बच रहा है, ये बच रहा है मेरा 1,02,000, 1,02,000 ये मेरा बैलेंस बच रहा है। इसको भी मैं बोलूंगा सेम डेट पे, लास्ट डेट पे 31 दिसंबर 2020 टू बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट। यस, इसको भी हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट।
जो क्रेडिट साइड पे मैंने निकाला वो उसको भी हमने बोला बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन वो कुछ काम कुछ और कर रहे थे। लेकिन असली बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट जो मेरा काम का है वो यहां पे निकलेगा। तो इस पर मैं स्टार डाल देता हूं। ये मेरे काम का बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकला है 1,02,000, राइट। अब आप एक बार आगे बढ़ने से पहले एक बार चेक करना, मैंने आपको क्या बोला था जब हम लोगों ने यहां पे क्वेश्चन देखा था। तो मैंने आपको क्या बोला था, मेरा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट जो फॉरवर्ड मेथड में आ रहा है वो सेम ही आना चाहिए। तो देखो फॉरवर्ड मेथड में नॉर्मल केस में आप करते तो 1,02,000 ही आता, और यहां पे भी मेरा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 1,02,000 ही आ रहा है। दैट मीन्स मैंने सही कैलकुलेशन करी है। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होता है, नेक्स्ट स्टेप में आपको इंटरेस्ट निकालना होता है। तो मैंने रटने वालों के लिए क्या फंडा बताया था कि जिस साइड पे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट बचेगा, इन केस ऑफ इपॉक मेथड बोल लो या बैकवर्ड मेथड बोल लो, जिस साइड पे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट बचेगा सेम साइड पे हम लोग इंटरेस्ट भी डालेंगे। तो क्योंकि मेरा यहां बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट डेबिट साइड पे बच रहा है तो हम लोग इंटरेस्ट भी यहीं पे डालेंगे। तो टू इंटरेस्ट लिख लेता हूं। और लॉजिकली सोचने वालों के लिए क्या लॉजिक है, वही अपना घिसा पिटा लॉजिक जो मैं पिछले लेक्चर से बोलता हुआ जा रहा हूं। मेरा डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से टोटल से ज्यादा है। दैट मींस मुझे नेट में पैसा मिलना है, नेट पे मेरे को पैसा मिलना है। तो जब मैं नेट में बोल रहा हूं मुझे पैसा मिलना है पार्टी से, तो उस नेट पैसे पे मुझे कुछ अमाउंट भी मिलना ही होगा इंटरेस्ट का। तो ये मेरा लॉजिक वाले लोगों के लिए लॉजिक हो गया, राइट। तो 31 दिसंबर को लास्ट डेट पे मेरा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। और इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होगी वो बिल्कुल उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार से आपने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। तो क्या होता है हमारा नेट इंटरेस्ट, और ये नेट इंटरेस्ट रिसीवेबल है, मुझे मिलेगा इंटरेस्ट। तो नेट इंटरेस्ट रिसीवेबल तो वही बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 1,02,000 इंटू इंटरेस्ट रेट 18% इंटू 1/365। तो ये आ गया कितना, इंटू 18% डिवाइड बाय 365। तो कितना इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 49.413 करके कुछ आ रहा है। तो मैं इसको राउंड ऑफ करके लिख लेता हूं 49.41। हालांकि बुक में शायद उन्होंने डेसिमल्स भी नहीं दिखाया, लेकिन आप डेसिमल्स दिखा देना भाई, 2 प्लेस तक डेसिमल प्लेस जरूर ले लेना। तो मेरा आ गया इंटरेस्ट कितना 49.41। अब हम लोग क्या टोटल कर सकते हैं अपने अमाउंट कॉलम का फाइनली। तो 900 प्लस 49.41, तो टोटल आ रहा है 949.41। इधर भी टोटल आएगा कितना 949.41। इसमें से जब मैं कितने 700 रुपए हटा दूंगा तो मेरा बैलेंस बच जाएगा 249.41। इसको मैं बोल लूंगा 31 दिसंबर में बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। तो अल्टीमेटली अकाउंट करेंट बनाने का मेरा अल्टीमेट पर्पस क्या है, वो ये है, मुझको ये अमाउंट निकालना होता है। और इसका मतलब क्या होता है कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई से बोल रहा है कि भाई देखो मिस्टर वाई, अगर आप 31 दिसंबर को मेरा पूरा हिसाब क्लियर करना चाहते हो तो आपको मुझे 249.41 रुपीज देने पड़ेंगे आफ्टर इंटरेस्ट। ये मतलब इसका हो गया। सो दिस इज योर बैकवर्ड या फिर ईपॉक मेथड। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि मैं आपको बेस बिल्डिंग के हेल्प से पहले समझा पाऊं कि बैकवर्ड मेथड होता क्या है। कहानी कुछ नहीं है, वही मैंने क्या बोला, कान हम ऐसे पकड़ने की जगह बस ऐसे पकड़ते हैं, लेकिन फंडा सारा आपका सेम होता है। अल्टीमेट आंसर आपका फाइनल आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने ये भी बोला कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता उतना इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन फिर भी आपको ये आना चाहिए, तो आप लोग इसको छोड़ोगे नहीं, ठीक है। तो आफ्टर द क्लास इसको एक बार रिवाइज कर लेना। अगर आपको थोड़ा सा डर लग रहा है तो आप एक बार चाहे तो अपने हाथ से दोबारा से करके देख लेना, ठीक है। तो अब मैं बढ़ता हूं अपने अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अब आप लोग अपनी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की हेडिंग डालना रेड इंक इंटरेस्ट, ठीक है। तो पहले इसमें हम लोग लिखना शुरू करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ साथ लिखना, फर्स्ट एरो डाल के लिखना व्हेन ड्यू डेट ऑफ अ बिल या ड्यू डेट ऑफ अ बिल ऑब्लिक ट्रांजैक्शन फॉल्स आफ्टर द डेट ऑफ account current
then this concept is applicable. नेक्स्ट एरो में लिखना a negative interest from the date of account current to such due date is shown on the appropriate side of the account current this interest is known as red ink interest. Red ink interest. नेक्स्ट एरो में लिखना product of such transaction that is amount into number of days due date to account current date is written on opposite side of the account current. इसके नीचे लिखना for example if account current is being prepared on 31st December 2020 and due date of a transaction is on, let us say, 10th January 2021, then interest calculated for the period between 10th January 2021 and 31st December 2020 is known as red ink interest. बस बाकी जो भी समझने का काम होगा वो एज यूजुअल क्वेश्चन की हेल्प से होगा. तो पहले आप लोग पूरा इतनी बातों को लिख लेना और फिर मेरे को सुनना शुरू करना. देखो, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस करे, अभी तक आपने अकाउंट करेंट के जितने भी क्वेश्चंस करे, उसमें आपने एक बात नोट की होगी, अब आपको खाली सुनना है, कुछ लिखना नहीं है, लिखने का काम खत्म. अगर मेरा अकाउंट करेंट सपोज 31 दिसंबर को बन रहा है,
अगर मेरा अकाउंट करेंट 31 दिसंबर को बन रहा है, तो मेरी जितनी भी ट्रांजैक्शन होती थी इस पीरियड में, जिस भी पीरियड का हम अकाउंट करेंट बनाते थे, उस पीरियड में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती थी उसकी जो ड्यू डेट पड़ती थी वो या तो पड़ती थी 31 दिसंबर पे या उससे पहले। मतलब 31 दिसंबर तक ही मेरी सारी ट्रांजैक्शंस की ड्यू डेट पड़ती थी, 31 दिसंबर को के बाद कोई भी ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट नहीं पड़ती थी। तो ये आपका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड केस होता था, तो यहां आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अगर सपोज कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो गई जिसकी मेरी ड्यू डेट, जिसका मतलब ट्रांजैक्शन तो हुई 31 दिसंबर से पहले पहले, मेरे अकाउंट करेंट की डेट से पहले पहले ट्रांजैक्शन हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी ड्यू डेट मेरी 31 दिसंबर के बाद पड़ रही है, 31 दिसंबर के बाद पड़ रही है। क्या सर ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सपोज मैं बोलता हूं मेरी कोई सेल हुई सपोज ऑन 10th दिसंबर 2020, ठीक है, 10 दिसंबर 2020 को मेरी सेल हुई, लेकिन हम पार्टी को क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं 1 महीने का, हम 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं। तो मेरी ट्रांजैक्शन जो हुई 10 दिसंबर की, ये तो 31 दिसंबर से पहले पहले हो गई, मेरे अकाउंट करेंट की डेट से पहले पहले हो गई, यानी इस ट्रांजैक्शन को तो मुझे डालना पड़ेगा अपने अकाउंट करेंट में 10 दिसंबर को ही। लेकिन इसके अब ड्यू डेट कब पड़ेगी देखना, क्योंकि 1 महीने का पीरियड अलाउ हो रहा है, तो इसकी ड्यू डेट कब पड़ जाएगी? इसकी ड्यू डेट पड़ जाएगी 10th जनवरी 2021 को, 10th जनवरी 2021 को, यानी इसकी ड्यू डेट पड़ गई 31 दिसंबर के बाद, है ना, अकाउंट करेंट की डेट के बाद इसकी ड्यू डेट पड़ गई। तो ऐसे केस में जब मेरी कोई ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट डेट ऑफ अकाउंट करेंट के बाद पड़ जाती है, उस केस में मेरे को रेड इंक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए, हमेशा याद रखना कि रेड इंक इंटरेस्ट कब एप्लीकेबल होगा, जब हमारी कोई ट्रांजैक्शन की ड्यू डेट पड़ जाएगी आफ्टर द बियॉन्ड द डेट ऑफ अकाउंट करेंट, बियॉन्ड द डेट ऑफ अकाउंट करेंट। ठीक है, हालांकि रेड इंक इंटरेस्ट होता क्या है, इसकी पीछे की कहानी क्या है, इसका लॉजिक सब बताऊंगा, लेकिन ऐसे ओरली बताना मुश्किल होता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो उस क्वेश्चन की फिगर्स की हेल्प से मैं आपको उसकी लॉजिक सारा बताने की कोशिश करूंगा। बट अभी आपको सिर्फ सबसे पहले इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि रेड इंटरेस्ट आपका कब एप्लीकेबल होगा। अच्छा, अगर आपसे कोई रेड इंक इंटरेस्ट का मीनिंग पूछता है, अगर क्वेश्चन में पूछे व्हाट इज रेड इंक इंटरेस्ट, तो जो सेकंड एरो में मैंने पूरा आपको लिखवाई कहानी, दिस इज द डेफिनेशन आप कह सकते हो, या मीनिंग ऑफ रेड इंक इंटरेस्ट। तो पढ़ लेना इसको, क्या मीनिंग लिखा हुआ है, लेकिन उसकी जो कहानी है एक्चुअली में होता क्या है वो सब मैं क्वेश्चन में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखो मैंने एक एग्जांपल आपको लिखवाया, मैंने देखो सिमिलर सा आपका एग्जांपल लिखवाया कि भाई अगर 31 दिसंबर को अकाउंट करेंट बन रहा है और इसकी ड्यू डेट पड़ जाती है सपोज 10 जनवरी को, तो आफ्टर 31 दिसंबर क्योंकि ड्यू डेट पड़ जाती है इसकी, तो इस केस में जो 31 दिसंबर से लेके 10 जनवरी के बीच का जो इंटरेस्ट एक्चुअली में कैलकुलेट होता है, उसी इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं रेड इंक इंटरेस्ट, उसी को हम बोलते हैं रेड इंक इंटरेस्ट। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपके स्टडी मटेरियल का, और उसकी हेल्प से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, उसकी हेल्प से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। उसके बाद जो मैं सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको लिखवाई, उसके बाद आपको सारी चीजें का सेंस समझ में आने लगेगा। अभी आप पढ़ोगे तो लगेगा इसका कोई मतलब नहीं बन रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन जब क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको बता दूंगा रेड इंक इंटरेस्ट क्या होता है, उसके बाद आपको समझ आ जाएगा कि सारी आपने क्या चीजें लिखी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपके स्टडी मटेरियल का, और हम लोग इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। चलिए, अपने स्टडी मटेरियल में आप लोग आना इलस्ट्रेशन नंबर 3 में, इलस्ट्रेशन नंबर 3, पेज नंबर बता देता हूं, पेज नंबर है 6.113, 6.113। इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इस क्वेश्चन को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। कहता है फॉलोइंग रनिंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस बिटवीन मी एंड यू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी 2020। तो मी और यू दो व्यक्ति बोल दिए उसने, और बोल रहा है कि फरवरी में कुछ ट्रांजैक्शंस हुई। क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुई, पहले देखो 1 फरवरी को उसने बोला हुआ है अमाउंट पेबल बाय यू टू मी, अमाउंट पेबल बाय यू टू मी, मतलब यू मी को कुछ अमाउंट ओ करता है, कुछ अमाउंट ओ करता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका हो गया ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, तो ये हो गया मेरा ओपनिंग बैलेंस। इसके बाद 5 फरवरी को बोलता है सेल्स मेड बाय मी टू यू, और इन लिखा हुआ है
हाईलाइट करना या अंडरलाइन करना इनवॉइस डेटेड 7 अप्रैल 2020, इसको आप लोग स्टार मार्क कर देना। इस वाले पॉइंट में आप लोग स्टार मार्क कर लेना। कुछ कुछ पॉइंट्स में मैं आपको स्टार मार्क करवाता रहूंगा, तो आप लोग भी साथ साथ स्टार मार्क कर लेना। 8 फरवरी को कहता है रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ यू बाय मी फॉर 3 मंथ्स। तो 8 फरवरी को यू से मी को कुछ एक्सेप्टेंस मिल गई, कुछ बिल एक्सेप्ट हो गया, 3 महीने का बिल बता रहा है, तो ये इस पॉइंट पे भी आप लोग स्टार मार्क कर देना। 10 फरवरी को कहता है यू सोल्ड गुड्स टू मी इनवॉइस डेटेड 10 मार्च 2020। मी रिसीव्ड चेक फ्रॉम यू डेटेड 12 अप्रैल 2020, इस पे भी आप लोग स्टार मार्क कर देना। 16 फरवरी को बोलता है कैश पेड बाय मी टू यू, कैश पेड बाय मी टू यू, तो हमने मतलब मी ने यू को 16 फरवरी को कैश पे कर दिया। 24 फरवरी को कहता है बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय मी फ्रॉम यू ऑन अकाउंट ऑफ सेल, ड्यू डेट है जिसकी 24 मार्च 2020। तो कोई बिल रिसीवेबल एक्सेप्ट हो गया, किसने एक्सेप्ट किया, यहां पे मी ने एक्सेप्ट किया। ऊपर जो बिल एक्सेप्ट हुआ था किधर गया, ये वाला 8 फरवरी वाला, इसमें यू ने बिल एक्सेप्ट किया था, लेकिन यहां पे कौन बिल एक्सेप्ट कर रहा है, यहां पे बिल मी एक्सेप्ट कर रहा है। और फाइनली 28 फरवरी को फिर से कैश पेड बाय यू टू मी। इतनी सारी ट्रांजैक्शन के बाद वो आपसे बोल क्या रहा है, प्रिपेयर अकाउंट करेंट टू बी रेंडर्ड बाय मी टू यू। तो पहले इस बात को देखना, कौन अकाउंट करेंट बना के किसको रेंडर कर रहा है, मी अकाउंट करेंट रेंडर कर रहा है, और किसको रेंडर कर रहा है, यू को रेंडर कर रहा है। तो हम लोग कौन है, हम लोग मी है, ठीक है, हम लोग मी है, और मी लिखा है तो आपको याद रखने भी इसमें इजी रहेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो हमेशा मैं मार्क करवाता हूं, कौन सी डेट को बन रहा है अकाउंट करेंट, 31 मार्च को। चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। तो ये दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग अपना अकाउंट करेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं और फिर सारी चीजों को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो आप लोग पहले फॉर्मेट बना लीजिएगा अपने नॉर्मल जैसा हम बनाते हैं प्रोडक्ट मेथड में। तो आप लोग फॉर्मेट बना लेना और फिर मेरे साथ साथ इसको करना, ठीक है। हेडिंग प्रॉपर्ली डाल लेना, अब तक आप लोगों को प्रैक्टिस होगी कैसे हेडिंग डालनी है। तो क्या हेडिंग पड़ेगी, यू इन अकाउंट करेंट विद मी, क्योंकि मी बना रहा है अकाउंट करेंट और यू को दे रहा है, ठीक है। तो यू इन अकाउंट करेंट विद मी, इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 2020। जो हम लोग अकाउंट करेंट कौन सी डेट तक का बना रहे हैं, 31 मार्च का बना रहे हैं, और इंटरेस्ट का रेट हो गया 12% पर एनम, राइट। चलिए तो एक एक करके सारी चीजें डालना शुरू करते हैं, और फिर जहां पे हमारा रेट इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा उसको कर भी देंगे और बाद में समझ भी लेंगे। तो पहले उसने 1 फरवरी 2020 को ओपनिंग बैलेंस बता रखा है। तो लिखा हुआ है अमाउंट पेबल बाय यू टू मी, मतलब मी को यू से कुछ पैसा मिलना है, तो कहीं ना कहीं एक प्रकार का डेटर बैलेंस ये हो गया। तो इसको हम लिख देंगे टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। ड्यू डेट कुछ आएगी नहीं, पता है आप लोगों को, और अमाउंट कितना बता रखा है, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन करनी है 31 मार्च तक। तो 1 फरवरी से 31 मार्च तक की कैलकुलेशन करेंगे, इंक्लूडिंग आपका इंक्लूडिंग अच्छा, एक चीज मैं आपको बताता हूं, अभी इसमें एक बात बोलनी है मेरे को आपको। तो अब एनीवे आपको पहले 1 फरवरी से 31 मार्च की कैलकुलेशन करनी है, इंक्लूडिंग 1 फरवरी। तो फरवरी के, अब देखो फरवरी के इसमें 28 दिन लोगे और 31 डेज लोगे आप अपने मार्च के, तो यह आ जाएगा 59। तो अब इन्होंने क्या अजम्पशन ले रखी है, अब क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आई डोंट थिंक कहीं पे उन्होंने बोला था कि आपको इसको 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज लेके चलना है। ये क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं ले रखा, कहीं पे भी नहीं लिख रखा। अभी 2020 की बात हो रही है, तो आइडियली फरवरी में 2020 में, क्योंकि 2020 लीप ईयर होता है, तो फरवरी में पड़ते हैं 29 डेज। लेकिन स्टडी मटेरियल में उन्होंने अजम्पशन ले रखी है, उन्होंने 365 डेज ही ले रखा है डेज की कैलकुलेशन में। उन्होंने डेज की कैलकुलेशन में 365 डेज ले रखा है, लेकिन जहां उन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है वहां पे उन्होंने 366 डेज लिया। आप एक बार नजर मारना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लोग फरवरी में 366 डेज ही लेंगे, सॉरी 366 डेज कह रहा हूं, सॉरी 29 डेज ही लेंगे, 29 डेज लेंगे हम लोग फरवरी में, ठीक है।
तो इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा थोड़ा सा अलग आता रहेगा अपना स्टडी मटेरियल से, बट फरवरी में हम लोग अज्यूम करें 29 डेज। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। तो अब मैं वापस से आ जाता हूं अपनी डेज की कैलकुलेशन में। तो अब फरवरी में हम ले रहे हैं 29 डेज और मार्च में हम 31 डेज ले रहे हैं, तो यहां पे आएगा 60। तो ये 60 इंटू 5,000 ये कितना आएगा, 3 lakhs। 3 lakhs, ठीक है। नेक्स्ट अगली ट्रांजैक्शन क्या हुई, अब देखो सेल्स मेड बाय मी टू यू। तो 5 फरवरी को सेल्स हमने करी, मी ने यू को करी, तो हमारे लिए सेल्स है। तो 5 फरवरी 2020 टू सेल्स, टू सेल्स अमाउंट कितने की है सेल्स की, 8250 की अमाउंट। अब देखो सेल ऑल्दो हमने 5 फरवरी को करी ऐसा लिखा है, लेकिन उसकी इनवॉइस की, सेल की इनवॉइस की डेट देखो कब की लिख रखी है, 7 अप्रैल की लिख रखी है। तो यानी कि जो इसका अमाउंट ड्यू होगा, भाई ऐसा तो है नहीं ना, इनवॉइस सेल्स की इनवॉइस की डेट से पहले अमाउंट कैसे हम ड्यू करा सकते हैं, है ना, प्रैक्टिकली गड़बड़ है। और प्रैक्टिकली बिजनेस वर्ल्ड में होता भी नहीं कि आप बोलो कि अमाउंट ड्यू है, भाई सेल इनवॉइस तो हम इशू कर रहे हैं 7 अप्रैल को, लेकिन आपको पेमेंट इसकी 5 फरवरी की करनी पड़ेगी। 5 फरवरी की बाद पेमेंट करोगे तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो ये बहुत एक इलॉजिकल इम्प्रैक्टिकल बात हो जाएगी। तो यानी कि यहां पे जो सेल की इनवॉइस की डेट है वो ही हम मानेंगे कि वो पेमेंट की ड्यू डेट है। तो क्योंकि यहां पे 7 अप्रैल की इनवॉइस की डेट है, तो ड्यू डेट हमारी हो जाएगी 7 अप्रैल 2020। 7 अप्रैल 2020। तो पहले तो इस पॉइंट पे आप लोग स्टार मार्क करना, इस पे आप लोग स्टार मार्क। अब दूसरी बात, इससे पहले कि हम नंबर ऑफ डेज की कैलकुलेशन पे आ जाओ, हमारा अकाउंट करेंट कब बन रहा है, 31 मार्च को, और ड्यू डेट कब पड़ेगी ट्रांजैक्शन की, 7 अप्रैल को। यानी कि इसमें हमारी ड्यू डेट क्या हो रही है, आफ्टर द डेट ऑफ अकाउंट करेंट पड़ रही है। तो यानी कि यहां पे हमको पहली बात रेड इंक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जिस भी ट्रांजैक्शन पे रेड इंक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, वहां पे हम लोग इधर कोई भी कैलकुलेशन नहीं दिखाते डेज ऑफ प्रोडक्ट की, इधर हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं दिखाएंगे। तो यहां पे थोड़ा सा काम हमारा अलग ढंग से चलेगा। अब वो क्यों चलेगा वो मैं आपको पूरा क्वेश्चन कराने के बाद लॉजिक बताऊंगा, लेकिन अभी आप लोग यहां पे इतना लिख के डेज ऑफ प्रोडक्ट को ब्लैंक छोड़ देना। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर में इसको डील करेंगे, पहले सारी ट्रांजैक्शंस डाल देते हैं। अब 8 फरवरी को वो बोलता है रिसीव्ड एक्सेप्टेंस ऑफ यू बाय मी फॉर 3 मंथ। तो यू ने हमें कोई बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, तो हमारे लिए वो बिल रिसीवेबल हो गया, तो वो आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। तो कौन सी डेट को बिल एक्सेप्ट हुआ है, 8 फरवरी 2020 को, 8 फरवरी 2020 को। तो हम लिखेंगे बाय बिल रिसीवेबल। बिल का अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज। अब 8 फरवरी को बिल एक्सेप्ट हो रहा है, लेकिन इसकी टेन्योर उसने बता रखा है 3 महीने। तो इसकी बताना जरा क्या ड्यू डेट निकल के आएगी। तो 8 फरवरी से 3 महीने ऐड करोगे तो आ जाएगा 8 मई, 18 मई। ठीक है, सॉरी 18 में कह रहा हूं, 8 में निकल के आएगा। ठीक है, और 8 मई में फिर 3 दिन का ग्रेस पीरियड आप ऐड कर दोगे, तो कितना निकल के आ जाएगा इसमें, 11 मई निकल के आ जाएगा ड्यू डेट, 11 मई 2020। ठीक है, नाउ अब अगेन एक बात का आप लोग ध्यान रखना, आप एक बात का ध्यान रखना, हमारा अगेन सेम कहानी है। अकाउंट करेंट बन रहा है 31 मार्च को, लेकिन ड्यू डेट कब पड़ गई, 11 मई को। यानी अगेन ड्यू डेट हमारी आफ्टर अकाउंट करेंट डेट पड़ रही है। तो इसका मतलब यहां पे भी हमको रेड इंक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर भी आप इतना लिख के डेज ऑफ प्रोडक्ट को छोड़ देना। अब आप अगले ट्रांजैक्शन की ओर बढ़ना। तो कहता है 10 फरवरी में यू सोल्ड गुड्स टू मी, यू सोल्ड गुड्स टू मी, यानी आपके यू ने हमको गुड्स बेचा, तो हमारे लिए वो परचेज हो गई। तो हम डाल देंगे इसको यहां पे बाय परचेज, बाय परचेज। तो कौन सी डेट को सेल हुई है, 10 फरवरी को सेल हुई है। या मेरे लिए तो मेरे को बोलना चाहिए परचेज हुई है। और इसकी इनवॉइस डेट देखो क्या बता रखी है, 10 मार्च। तो सेम लॉजिक से यहां पे इनवॉइस डेट हमारी ड्यू डेट बन जाएगी 10 मार्च 2020। अमाउंट कितना बता रखा है, 11,000। अमाउंट बता रखा है 11,000। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखना, यहां पे भी हम लोग इनवॉइस डेट को ड्यू डेट लेके चलेंगे। अब लेकिन यहां पे क्या कहानी है कि हमारा 10 मार्च को ड्यू डेट पड़ रही है और
31 मार्च हमारा अकाउंट करेंट डेट है, तो यानी यहां पे जो हमारी ड्यू डेट पड़ रही है वो अकाउंट करेंट डेट से पहले पड़ रही है। दैट मींस यहां पे कोई भी रेडिंग इंटरेस्ट की बात नहीं होगी, तो यहां पे हम नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे। तो 10 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का आप डेज कैलकुलेट कर लेना, वो आ जाएंगे 21 डेज। 21 डेज, तो 21 इंटू 11,000, तो हमारा प्रोडक्ट निकल के आएगा 2,31,000। 2,31,000, ठीक है। नेक्स्ट 12 फरवरी को कह रहा है मी रिसीव चेक फ्रॉम यू डेटेड 12 अप्रैल 2020। तो मी को चेक मिला कितने रुपए का? 11,000 रुपए का, यानी हमको चेक मिला 11,000 रुपए का यू से, ठीक है। कौन सी डेट को मिला? 12 फरवरी को मिला, 12 फरवरी 2020। इसमें हम लिखेंगे बाय बैंक, चेक मिला है ना तो बाय बैंक लिखेंगे। अब अमाउंट भी लिख लेता हूं पहले, चेक का क्या अमाउंट है? 7,500। 7,500 का चेक का अमाउंट। अब देखो चेक की डेट कब की है? 12 अप्रैल की है। इवन तो चेक मिला है मेरे को 12 फरवरी को, लेकिन जो चेक पे डेट लिखी हुई है वो डेट कब की लिखी हुई है? 12 अप्रैल की लिखी हुई है। तो भाई मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हो सकता है आप लोगों को वैसे पता भी होगा, चेक में जो डेट लिखी होती है, कोई भी चेक उस डेट से पहले आप जमा नहीं कर सकते। तो अगर 12 अप्रैल की चेक की डेट लिखी हुई है, इवन तो मेरे को 12 फरवरी को मिल रही है, तो मैं आज मेरे लिए ये चेक किसी काम का नहीं है। ये चेक मैं 12 अप्रैल से पहले अपने अकाउंट में जमा कर ही नहीं सकता। अगर मैं इसको जमा करने जाऊंगा तो बैंक इसको रिजेक्ट कर देगा, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो 12 फरवरी को इवन तो बंदे ने मेरे को चेक दे दिया, लेकिन मेरे लिए क्या वो अभी किसी काम का है? नहीं, मेरे लिए अभी वो मेरे लिए कागज का टुकड़ा है। मेरे लिए वो काम का कब होगा? 12 अप्रैल को होगा, चेक की डेट पे होगा। तो क्योंकि इवन द 12 फरवरी को मेरे को पेमेंट मतलब चेक मिल गया है, लेकिन क्योंकि वो 12 अप्रैल तक किसी काम का है नहीं, तो मैं ऐसा मानूंगा कि चेक मेरे को मिला है 12 अप्रैल को ही। ये चेक मेरे को मिला है 12 अप्रैल को ही, तो इसकी ड्यू डेट मैं लेके चलूंगा 12 अप्रैल 2020 स्टार। ठीक है, रीजन क्या बताया? क्योंकि 12 अप्रैल तक ये चेक मेरे लिए किसी काम का नहीं है, मैं इसको अकाउंट में जमा नहीं कर सकता। तो पेमेंट तो मेरे पास 12 अप्रैल को ही आई है, ऐसा मैं मानूंगा। तो ड्यू डेट आ जाएगी 12 अप्रैल। और अगेन अब यहां पे कहानी क्या हो गई? इवन दो मतलब 31 मार्च को मेरा अकाउंट करेंट डेट है और 12 अप्रैल की इसकी डेट पड़ रही है, यानी आफ्टर अकाउंट करेंट डेट पड़ रही है, तो इट मींस यहां पे भी मेरा रेड इंक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसको भी मैं पहले ब्लैंक छोड़ दूंगा, तो यहां पे भी आप डेज ऑफ प्रोडक्ट को ब्लैंक छोड़ देना। 16 फरवरी को कहता है कैश रिसीव्ड बाय मी टू यू, सॉरी कैश पेड बाय मी टू यू। कैश हमने यू को पे करा, हमने कैश यू को पे करा, तो हमारे लिए पेमेंट है, तो हम पेमेंट को यहां पे दिखा देंगे। कौन सी डेट को पे करा है? 16 फरवरी को, 16 फरवरी 2020 को हमने कैश पे करा, तो टू कैश। इसमें हम लोग ड्यू डेट भी 16 फरवरी ही लेके चलेंगे। कितना कैश पे करा हमने? 2,500। 2,500 इधर आ जाओ भाई, ठीक है। अच्छा, डेज की कैलकुलेशन, तो डेज की कैलकुलेशन वैसी होगी, फरवरी में हम 29 डेज लेके चलेंगे, 16 इसमें से हटा दो तो 13 आ गए, और मार्च के 31 दिन आ गए, तो मेरा आ रहा है 44। बुक में आ रहा है 43, क्योंकि उन्होंने गड़बड़ कर रखी है, तो हम सही सही काम करेंगे। प्रोडक्ट आएगा मेरा 1,10,000। 1,10,000, ये कहानी में मेरी खत्म हो गई। अब 24 फरवरी को कहता है बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्टेड बाय मी फ्रॉम यू ऑन अकाउंट ऑफ सेल, जिसकी ड्यू डेट है 24 मार्च। ठीक है, तो अब के हमने मी ने एक्सेप्ट किया, यानी हमने बिल एक्सेप्ट किया है, तो हमारे लिए बन जाएगा बिल्स पेएबल। हमारे लिए बन जाएगा बिल्स पेएबल, और वो किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा डेबिट साइड पे। ठीक है, बिल्स पेबल एक्सेप्ट करती है, हम एंट्री क्या करेंगे अपनी बुक्स में? यू अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, तो यू को हम लोग डेबिट करेंगे। और ये कौन सी डेट को हुआ है? 24 फरवरी। 24 फरवरी को ये बिल एक्सेप्ट हुआ है, और इसकी ड्यू डेट उसने बता दी है 24 मार्च। इसकी ड्यू डेट उसने 24 मार्च बताई है, तो क्लियरली उसने 24 मार्च बताई दी, तो हम 24 मार्च ही डालेंगे। ठीक है, क्योंकि उसने ड्यू डेट करके लिखा है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि 24 मार्च की डेट आफ्टर ग्रेस पीरियड ही होगा। ग्रेस डेज ऐड करने के बाद ही उसने हमें ड्यू डेट बताई होगी, तो मैं इसको 24 मार्च को ही फाइनल ड्यू डेट मान के चल रहा हूं। अच्छा, अमाउंट कितना है? बिल का अमाउंट कितना है? अमाउंट 5,000। अमाउंट है 5,000। ठीक है, अब यहां पे भी रेग इंटरेस्ट की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि 24 मार्च की ड्यू डेट पड़ रही है और 31 मार्च का अकाउंट करेंट डेट है। तो यहां मैं नॉर्मली आपका नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करूंगा, तो यहां 7 आएगा,
और 7 इंटू 5,000 करके 35,000 मेरा प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, कैश पेड बाय यू टू मी। कैश पेड बाय यू टू मी, यू ने हमको कैश पे करा, तो ये हम यहां पे डाल देंगे क्रेडिट साइड पे। कौन सी डेट को पे करा है? 28 मार्च को, सॉरी 28 फरवरी को, 28 फरवरी को किया है बाय कैश। ठीक है, और इसकी ड्यू डेट भी मैं 28 फरवरी ही लेके चलूंगा। कितना अमाउंट का कैश पे किया? 2,500 का। ठीक है, तो अच्छा तो अब इसमें डेज की कैलकुलेशन फिर से हमारी थोड़ी अलग आएगी। तो एक दिन फरवरी का आएगा, क्योंकि 29 दिन होते हैं फरवरी में, और बचे हुए 31 डेज आएंगे आपके मार्च के, तो ये हमारा आएगा 32। बुक में आ रहा है 31, बट हमारा सही आंसर आएगा 32, और प्रोडक्ट आ रहा है निकल के 80,000। 80,000। यहां तक की मेरी कहानी खत्म हो गई। पहले यहां तक की कहानी आप लोगों ने कर ली होगी, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपने सारी चीजें डाल दी होंगी और यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आपको जो नेक्स्ट काम करना होता है, अब आपको रेड इंक इंटरेस्ट वाले आइटम्स पे गौर करना होता है। तो रेड इंक इंटरेस्ट में हम क्या करते हैं, जहां पे भी ड्यू डेट पड़ रही होती है आफ्टर डेट ऑफ अकाउंट करेंट, तो हमारा रेड इंक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है। और उस केस में हम क्या करते हैं, जिस साइड पे हमारी ट्रांजैक्शन आ रही होती है, जैसे कि मैं सबसे पहले ये लेके चल रहा हूं, तो जिस साइड पे हमारी ट्रांजैक्शन आ रही होती है, हम उसका इंटरेस्ट या उसका जो प्रोडक्ट होता है वो ऑपोजिट साइड पे दिखाते हैं। वो हम ऑपोजिट साइड पे दिखाते हैं लास्ट डेट पे। ठीक है, तो जैसे अगर मैं सबसे पहले ये वाली ट्रांजैक्शन लू, जो 5 फरवरी की हुई थी, जिसमें हमने सेल करी थी, लेकिन इनवॉइस डेट थी 7 अप्रैल की, तो इसकी जो डेज ऑफ प्रोडक्ट की कैलकुलेशन होगी वो ऑपोजिट साइड पे आएगा। बेसिकली हमें प्रोडक्ट ऑपोजिट साइड पे लाके दिखाना है। ठीक है, तो आ जाओ जी। तो ये सारी एडजस्टमेंट हम लास्ट डेट पे करेंगे, डेट ऑफ अकाउंट करेंट पे। अभी मैं थोड़ी देर में इसका लॉजिक भी बताऊंगा, चिंता मत करना, सिर्फ मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें करना। ठीक है, तो 31 मार्च 2020 इसका ड्यू डेट कितना आ रहा था? 7 अप्रैल को आ रहा था। 7 अप्रैल को आ रहा था। ठीक है, अमाउंट तो हम लोग लिख चुके थे यहीं पे, तो अमाउंट तो नहीं आएगा यहाँ पे, अमाउंट में ब्लैंक आएगा। और डेज कितने आएंगे? तो अब आपको डेज लेने हैं 31 मार्च लास्ट डेट से लेके 7 अप्रैल तक। तो अप्रैल तक ये कितने दिन आ रहे हैं? 7 दिन आ रहे हैं, ये 7 डेज आ रहे हैं। ठीक है, 7 दिन अप्रैल के, तो 7 डेज हो गया। और प्रोडक्ट निकाल लो, प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 8250 अमाउंट था इंटू 7, तो प्रोडक्ट आ रहा है 57,750। 57,750। ठीक है, तो पहले आपको यह करना है। तो 31 तक तो हमारी कहानी खत्म हो गई थी, 31 मार्च तक तो सब खत्म हो गया था। अब अप्रैल के 7 दिन आपको गिन लेने हैं, तो 7 आ जाएगा, और अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट यहां पे डाल दोगे। अब सवाल उठा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, कि सर प्रोडक्ट हम यहां ऑपोजिट साइड पे क्यों डाल रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो आप लॉजिक समझना, आप क्या बना रहे हो? आप अकाउंट करेंट बना रहे हो। कौन सी डेट पे बना रहे हो? 31 मार्च को बना रहे हो। तो कहानी क्या होती थी, मैंने आपको क्या कहानी हमेशा बताई जब हम अकाउंट करेंट का फाइनल बैलेंस निकालते थे? बेसिकली हम पार्टी को बता रहे कि भाई देखो पार्टी, 31 मार्च को अगर आप मेरी पेमेंट कर दोगे तो आपको मेरे को इतनी पेमेंट करनी होगी। इस डेट पे अगर आप मेरे को पेमेंट करते हो तो आपको मेरे को इतनी पेमेंट करनी होगी। अब हम ये अकाउंट करेंट बना रहे हैं 31 मार्च को, तो बेसिकली हम एक तरह से बोल रहे हैं कि 31 मार्च तक आपको इतना पेमेंट करना है। 31 मार्च को पेमेंट आपको मुझे इतना करना है। अब इस ट्रांजैक्शन की जो मेरी सेल डेट है वो तो 7 अप्रैल को हुई, वो तो ट्रांजैक्शन की जो सेल हुई है मेरी 7 अप्रैल को हुई है, लॉजिकली सोचना। लेकिन पेमेंट मैं कह रहा हूं 31 मार्च को करो। मैं पेमेंट एक प्रकार से कह रहा हूं कि इसकी पेमेंट आप 31 मार्च को करो, एक तरह से मैं कह रहा हूं। ड्यू डेट मेरी आगे पड़ रही है 7 अप्रैल की, इनवॉइस डेट 7 अप्रैल की पड़ रही है, मैं पेमेंट पहले मांग रहा हूं। तो कहीं ना कहीं अगर इस पर्टिकुलर इनवॉइस के अगेंस्ट मेरे को पेमेंट अगर आज ही मिल जाती है, 31 मार्च को ही मिल जाती है, तो लॉजिकली सोचो क्या पार्टी मुझसे डिस्काउंट नहीं मांगेगी? वो कहेगी कि भाई देखो इसकी सेल की डेट तो 7 अप्रैल पड़ रही है, लेकिन तो मैं पेमेंट इसको आज 31 मार्च को ही कर रहा हूं, पहले ही कर रहा हूं, अर्ली पेमेंट कर रहा हूं। तो अर्ली पेमेंट में क्या डिस्काउंट की बात नहीं होगी, रिबेट की बात नहीं होगी? क्या वो हमसे इंटरेस्ट नहीं मांगेगा? द आंसर इज यस, मांगेगा। प्रैक्टिकली वो मांगेगा। भाई लेट पेमेंट के लिए आप हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, तो अर्ली पेमेंट के लिए मेरे को इंटरेस्ट दो भी, है ना? इट गोज बोथ वेज। तो हम बेसिकली क्या कह रहे हैं कि इस केस में अगर आप 31 मार्च को 7 दिन एडवांस में पे कर रहे हो,
7 दिन एडवांस में आप मेरे को पे कर रहे हो, तो हम इसका प्रोडक्ट ऑपोजिट साइड दिखा रहे हैं, क्योंकि जब मैं क्रेडिट साइड पे इसका प्रोडक्ट दिखा रहा हूं तो कहीं ना कहीं मैं इसका जो इंटरेस्ट का इफेक्ट है वो माइनस कर रहा हूं, है ना। सेल हुई तो मैंने पार्टी को डेबिट कर दिया क्योंकि वो मेरा डेटर था, लेकिन जो मेरा इस पे इंटरेस्ट बनेगा उस इंटरेस्ट को मैं यहां पे माइनस करके दिखा दूंगा, उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। भाई आप होगा क्या, आप खुद सोचो, आप एंट्री बनाने की कोशिश करना। जब मैंने सेल करी तो सेल मैंने कैसे करता हूं, सेल करी होगी तो मैंने डाला होगा यू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री मैंने डाली, यू अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने अमाउंट है 8250, मैं एक्चुअल अमाउंट ही ले लेता हूं, ठीक है। लेकिन जब ये मेरे को अर्ली पेमेंट कर रहा है तो मुझे इसका बैलेंस कम करना पड़ेगा, मेरे को इसको इंटरेस्ट अलाउ करना है। तो इंटरेस्ट अलाउ करते वक्त मैं क्या करूंगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू यू अकाउंट, जितना भी इंटरेस्ट निकल के आएगा, अभी मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर नहीं रहा, लेकिन जितना भी इंटरेस्ट निकल के आएगा उतने इंटरेस्ट से मैं यू को क्रेडिट करूंगा, उसके बैलेंस को कम कर दूंगा, क्योंकि भाई वो मैं उसके अल्टीमेटली 8250 में से उसको रिबेट अलाउ करके उसका बैलेंस कम कर रहा हूं। इसलिए मैं इसको ऑपोजिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे इसका प्रोडक्ट निकाल के दिखाऊंगा, ताकि मेरा जो इसका इंटरेस्ट आए वो सही साइड पे आए, उसका इफेक्ट सही साइड पे आए, इसलिए मैं इसको ऑपोजिट साइड पे डाल रहा हूं, ठीक है। तो रेड इंटरेस्ट में ऑपोजिट साइड डालने का फंडा या लॉजिक ये होता है, ठीक है। सिमिलरली अगला आ जाओ, अगला हमारा कौन सा रेड इंक वाला प्रोडक्ट था, अच्छा हाँ बाय द वे ये तो मैंने डाल दिया, लेकिन सवाल उठा हम यहां पे क्या लिखते हैं, तो यहां पे जो हमें लिखना होता है वो हम लिखते हैं रेड इंक प्रोडक्ट, बाय रेड इंक प्रोडक्ट, ये हमको यहां पे लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइटम पे आ जाओ, अगला अगला हमारा रेड इंक वाला आइटम कौन सा है, ये वाला है जिसमें हमें बिल रिसीवेबल मिला था, जिसकी ड्यू डेट 11 मई को थी, जिसकी ड्यू डेट थी 11 मई को। तो यहां पे भी सेम लॉजिक है, अगर ड्यू डेट 11 मई को है और हम पार्टी से 31 मार्च से पेमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पे भी एक प्रकार से आप समझ लो हम एडवांस पेमेंट ले रहे हैं, इसके अगेंस्ट हम एडवांस पेमेंट ले रहे हैं। तो अब यहां पे भी दूसरे तरीके से सोचना, दूसरे तरीके से बताता हूं, ये जो मुझे बीआर मिला होगा, बिल रिसीवेबल मिला होगा 10,000 रुपए का, 10,000 रुपीज का, ये मुझे कोई पुरानी सेल वगैरह के अगेंस्ट ही मिला होगा ऑब्वियसली, है ना, कोई पुरानी सेल वगैरह के अगेंस्ट ही मिला होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे ही बोल लेता हूं, सपोज 10,000 रुपए में से मेरे को 5,000 तो मुझे इसके अगेंस्ट मिला, ओपनिंग बैलेंस के अगेंस्ट, और बचे हुए 5,000 रुपए मुझे इस सेल के अगेंस्ट मिला, ऐसे ही मैं अज्यूम करके बोल रहा हूं सपोज। तो अब यहां पे देखो कहानी क्या हुई, जब मैंने ये 5,000 और 8,250 रुपए लिया, तो इसमें तो मैंने ऑलरेडी या फिर इस 8,250 का तो 7 अप्रैल को पड़ रहा था ना, तो चलो ये दूसरी तरीके से सोच लो, सपोज ये मेरे को इस 8,250 को नहीं ले सकते क्योंकि टेक्निकली गड़बड़ हो जाएगी, तो सपोज ये जो 10,000 का मुझे जो बिल मिला वो कुछ ओपनिंग बैलेंस 5,000 के अगेंस्ट मिला या कोई और ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट मिला, तो 31 मार्च तक जब हमने अकाउंट करेंट बनाया होगा, तो 31 मार्च तक हमने उसका प्रोडक्ट नंबर ऑफ डेज कंसिडर करके इंटरेस्ट कंसिडर कर ही लिया होगा। लेकिन मुझे अब इसकी जो पेमेंट मिल रही है, इसकी पेमेंट जो मुझे मिल रही है, इस बिल की पेमेंट, वो मुझे 11 मई को मिल रही है, यानी मेरे को 31 मार्च की भी बाद मिल रही है इसकी पेमेंट, इस बिल की पेमेंट मेरे को 31 मार्च की भी बाद मिल रही है ना। तो 31 मार्च तक का तो इंटरेस्ट मैंने वहां पे कंसिडर कर लिया, जो भी सेल वगैरह हुई होगी, जो भी हुआ होगा वहां तक मैंने कंसिडर कर लिया होगा 31 मार्च तक। लेकिन आफ्टर 31 मार्च 11 में जो मुझे और देरी से मिल रहा है, ये बिल का पैसा 11 मई को मिल रहा है, मुझे उस देरी के लिए और इंटरेस्ट ले लेना चाहिए, इस देरी के लिए मुझे और इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए पार्टी से, है ना। लॉजिक बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर लॉजिक समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो रट लेना, राइट। तो ठीक है, मुझे इस बिल के अगेंस्ट जो मुझे 31 मार्च से और डिलेड मिल रहा है, तो इसके लिए मैं यू से और भी इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, इसलिए मैं इसका इंटरेस्ट यहां पे डाल दूंगा टू इंटरेस्ट करके, टू इंटरेस्ट करके, ठीक है। इसको मैं ना एक छोटे से और सम क्लियर करने के लिए एक रैंडमली दूसरा एग्जांपल लेके करता हूं, क्योंकि इस क्वेश्चन की फिगर से मेरा लॉजिक बैठ नहीं पा रहा है, थोड़ा ढंग से क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो मैं इसको थोड़े से और एक एग्जांपल से समझाता हूं। सपोज ये 1 फरवरी है, ये 31 मार्च है, ये 1 फरवरी है, 31 मार्च है। सपोज यहां पे मैं 10,000 रुपए की सेल करता हूं, जिसकी मेरी ड्यू डेट पड़ जाती है, क्या ले लू ड्यू डेट, कोई भी ड्यू डेट रैंडमली ले लो, सपोज 10 मार्च की मेरी ड्यू डेट पड़ जाती है कोई पर्टिकुलर 10,000 रुपए की सेल। तो जब मैं अकाउंट करेंट बना रहा हूँ
तो मैं 2 सेल्स डालूंगा अपना नॉर्मली डेबिट साइड पे, और इस 10th मार्च से लेके 31st मार्च तक की मैं नंबर ऑफ डेज ले लूंगा यहीं पे, है ना। और 10th मार्च से 31st मार्च तक का जब मैं नंबर ऑफ डेज ले लूंगा तो ऑफ कोर्स इस पीरियड का मैं इंटरेस्ट भी कंसिडर कर लूंगा, ठीक है। लेकिन अब सपोज मेरे को इस 10,000 के अगेंस्ट पार्टी मेरे को एक बिल एक्सेप्ट करके देती है, एक बिल एक्सेप्ट करके देती है, और इस बिल की ड्यू डेट और भी आगे चली जाती है, मान लो 7th में ही ले लेते हैं ना, इसी क्वेश्चन की फिगर ले लेते हैं। सपोज इसकी ड्यू डेट 7th मई को चली जाती है, तो अब आप खुद लॉजिकली सोचो, मुझे इस 10,000 की सेल के अगेंस्ट पेमेंट मिल कब रही है? इस 10,000 की सेल के अगेंस्ट पेमेंट मुझे कब मिल रही है? 7th मई को जाके मिल रही है, बहुत देरी से मिल रही है। तो आइडियली मुझे पार्टी से चार्ज इंटरेस्ट कब से कब तक का करना चाहिए? मेरे को 10th मार्च को पेमेंट मिल जानी चाहिए थी, लेकिन पेमेंट मुझे मिल रही है विद द हेल्प ऑफ बिल रिसीवेबल 7th मई को, तो मुझे 10th मार्च से लेके 7th मई तक का इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए पार्टी से। अब जब मैं अकाउंट करंट बना रहा हूं तो यहां पे कैसे काम होगा? 10th मार्च से लेके 31st मार्च तक का, तो मैंने बोला मैंने नंबर ऑफ डेज गिन लिया, तो 10th मार्च से 31st मार्च तक का तो मेरा ऑलरेडी इंटरेस्ट कंसिडर हो गया। लेकिन मेरे को 7th मई तक का इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो 31st मार्च से लेके 7th मई तक का इंटरेस्ट जो मेरा कंसिडर नहीं हो पाया वो मैं कंसिडर करूंगा इस बीआर की एंट्री में, इस बीआर की एंट्री में विद द हेल्प ऑफ रेड इंक इंटरेस्ट, विद द हेल्प ऑफ रेड इंक इंटरेस्ट, ठीक है। तो अब आई होप अब क्वेश्चन में अगर मैं आपको लेके आऊं तो अब थोड़ा सा आप पिक्चराइज कर पाओगे। अगर मैं वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाऊं तो क्योंकि मुझे इस पेमेंट, इस बिल की पेमेंट कब मिलने वाली? 11th मई में मिलने वाली है, तो जो 31st मार्च से लेके 11th मई तक का इंटरेस्ट जो कंसिडर नहीं हो पाया वो इंटरेस्ट मुझे और अलग से कंसिडर करना पड़ेगा। और वो मैं कैसे कंसिडर करूंगा? इसको मिटा देता हूं। उसको मैं कैसे कंसिडर करूंगा? मैं उसको डेबिट साइड पे दिखा दूंगा विद रेड इंक प्रोडक्ट, रेड इंक प्रोडक्ट। तो ये वही लास्ट डेट पे 31st मार्च 2020 को हम दिखाएंगे। ड्यू डेट कब की डाली हुई थी इसकी? 7th मई की थी ना, कौन सी डेट की थी? हाँ 11th मई की, सॉरी 11th मई की ड्यू डेट थी। अमाउंट तो मैं ऑलरेडी डाल चुका, तो अब अमाउंट यहां आएगा नहीं। डेज कितने आएंगे तो डेज ध्यान से देखना, तो 31st मार्च से लेके मुझे 11th मई तक गिनना है, तो अप्रैल के 30 दिन हो गए और मई के 11 दिन हो गए, तो ये कितने आ रहे हैं? 41 डेज, ये आ रहा है 41 डेज, तो ये आ गया 41 यहां पे। और अमाउंट कितने का था बिल का? 10,000 का था, तो 41 इंटू 10,000, यहां पे मैं प्रोडक्ट डाल दूंगा 4,10,000 का। ये क्यों डाला? इसका मैं लॉजिक बता चुका यहां पे, ठीक है। इस पीरियड से लेके इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है जो कंसिडर नहीं हो पाया सेल की एंट्री में, उस पीरियड का जो एडिशनल इंटरेस्ट उनको चार्ज करना चाहिए पार्टी से, उसके लिए मैं यहां पे डेबिट साइड पे इंटरेस्ट निकालने के लिए, उसका इफेक्ट लेने के लिए यहां पे रेड इंक प्रोडक्ट करके दिखा रहा हूं, राइट। अब वैसे ही अब मैं और आगे चलता हूं, और हमारा रेड इंक वाला आइटम कौन सा था? ये वाला था 12 अप्रैल को, जिसका मेरे को चेक मिला था। तो बिल्कुल जो बीआर वाला लॉजिक मैंने जो आपको बताया, सेम लॉजिक से यहां पे भी मेरे को इंटरेस्ट चार्ज करना चाहिए, क्योंकि 31st मार्च तक का मैं ऑलरेडी इंटरेस्ट कंसिडर कर चुका हूं जब भी मैंने अकाउंट करंट में एंट्री डाली होगी। लेकिन 31st मार्च से लेके 12 अप्रैल तक का मेरा इंटरेस्ट कंसिडर नहीं हुआ होगा, तो उस पीरियड का इंटरेस्ट मुझे अगेन यहां पे कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो भी मैं यहां पे दिखा दूंगा 31st मार्च 2020 को टू रेड इंक प्रोडक्ट। इसकी ड्यू डेट क्या है? 12 अप्रैल 2020 है। तो कितने दिन का यहां पे इंटरेस्ट मुझे लेना पड़ेगा? 12 दिन का। तो 12 दिन का मैं यहां प्रोडक्ट निकाल देता हूं, कितना आ रहा है प्रोडक्ट? 7500 इंटू 12, ये आ रहा है 90,000। तो और तो मेरे ख्याल से कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं, तो मैंने रेड इंक वाली सारी ट्रांजैक्शन ले ली। तो ट्रांजैक्शन तो मैंने ले ली, उसका ट्रीटमेंट तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ पा रहे होगे लॉजिक। रेड इंक का ऑपोजिट साइड इंटरेस्ट डालने का क्या लॉजिक होता है, हर चीज का लॉजिक होता है, और वो लॉजिक मैंने आपको हर आइटम में बताने की कोशिश करी, ठीक है। तो अब यहां तक की बात मेरी काम खत्म हो गया। तो अब आई बिलीव मैंने सब कुछ ले लिया है, एंड नाउ आई कैन बैलेंस द प्रोडक्ट। अब आपको नॉर्मली बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, तो वो तो मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड पे बचने वाला है। तो मैं टोटल कर लेता हूं, 3 लाख प्लस 1,10,000 प्लस 35,000 प्लस 4,10,000 प्लस 90,000। तो मेरा टोटल आ रहा है 9,45,000। बुक में थोड़ा सा अलग आ रहा है टोटल,
और उस अलग आने का रीजन ये है क्योंकि बुक वालों का गलत है। ठीक है, बुक वालों का आंसर गलत है, मैं साफ साफ बोल ले रहा हूं, बुक का आंसर गलत है। उन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन में 366 डेज ले लिया, लेकिन फरवरी में 29 डेज लेने चाहिए थे, वो नहीं लिया। या तो वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन में भी 365 डेज लेते तो कोई दिक्कत नहीं थी, मैं बोल देता चलो बुक ने अज्यूम कर लिया है, एक साल में 365 दिन नॉन लीप ईयर अज्यूम करके चल दिया है, लेकिन वो भी नहीं हुआ है। तो बुक वालों ने बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें डाल रखी हैं। एनीवे यहां पे मेरा बच गया जाएगा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट, तो वो कितना बच रहा है, -231 -80 माइनस, सॉरी दोबारा से करते हैं, 945 -231 -80 -57,750। तो मेरा बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट बच रहा है 576,250, और बुक में थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा, कोई बात नहीं। तो ये हो गया 576,250। इसको मैं क्या बोलूंगा, बाय बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट 31 मार्च 2020। बस अब क्या है, अब आपको इंटरेस्ट डाल देना है, तो इंटरेस्ट आएगा ऑपोजिट साइड पे बैलेंस ऑफ प्रोडक्ट के, तो टू इंटरेस्ट। ठीक है, और अब जो ये नेट इंटरेस्ट आएगा इसमें रेड इंक इंटरेस्ट का भी इफेक्ट इंक्लूडेड होगा। रेड इंक इंटरेस्ट जो भी हर ट्रांजेक्शन में जहां जहां भी रेड इंक इंटरेस्ट एप्लीकेबल था, वो भी इस इंटरेस्ट में जो मेरा निकल के आएगा उसमें इंक्लूड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। निकाल देते हैं, तो इंटरेस्ट कितना रिसीवेबल है मेरे को नेट में, तो प्रोडक्ट है 576,250, इंटरेस्ट का रेट है 12%, और यहां पे लूंगा इंटू 1/366, 1/366 ध्यान से, क्योंकि मैं ये लीप ईयर ले रहा हूं, 2020 लीप ईयर होता है, आप लोगों को पता ही है, तो हमको लॉजिकली चलना चाहिए। तो इंटू 12% डिवाइड बाय 366, तो मेरा इंटरेस्ट आ रहा है 188.93 कुछ करके, और थोड़ा सा हमारा बुक से वो अलग हो गया 188.93। तो ये कितना आ गया 188.93। अमाउंट का कॉलम कितना गायब हो गया, ये रहा 188.93। अब इसका टोटल कर लेते हैं, कितना आ रहा है 5,000 प्लस 8250 प्लस 2500 प्लस 5,000 प्लस 188.93, तो ये आ रहा है 20938.93। तो बैलेंस कितना बच के आ गया मेरा 31 मार्च 2020 को बाय बैलेंस सीडी, कितना बच के आ जाएगा इसमें से, -10,000 -11,000 -10,000। कुछ गड़बड़ हो गई क्या मुझसे, एक मिनट, अमाउंट की कहाँ गड़बड़ हो गई, एक मिनट, मैंने टोटलिंग गलत कर दी है। 5,000 प्लस 8,250 प्लस 2,500 प्लस 5,000 प्लस 188.93, टोटल तो मेरा ठीक है। अच्छा, तो बैलेंस मेरा इधर ही बच रहा है, बैलेंस इधर ही बचेगा। चलो इसको ठीक कर लेते हैं। मेरा इधर अमाउंट का टोटल ज्यादा आ रहा है, तो 10,000 प्लस 11,000 प्लस 7,500 प्लस 2,500, तो टोटल आ रहा है 31,000। अमाउंट का टोटल आ रहा है 31,000, 31,000। अब इसमें से माइनस कर देते हैं, ये -5,000 -8250 -2,500 -5,000 -188.93, ये मेरा अमाउंट बच रहा है 10061.07 31 मार्च 2020 टू बैलेंस सीडी।
ठीक है, तो थोड़ा सा फर्क आ रहा है 1-2 रुपए का रफली, लेकिन और अलग क्यों आ रहा है ये आपको मैं बता चुका, क्योंकि हमने फरवरी में 29 डेज कंसिडर करें। ठीक है, हो सकता है आप में से कुछ बोले कि सर हमको लगता है कि बैलेंस दूसरी साइड ही बचना चाहिए था, बट नहीं, बैलेंस इधर ही बचेगा। उसका रीजन है सारी ये जो रेड इंक वाली ट्रांजैक्शन है उसकी वजह से जो हेर फेर हो गई है, उस वजह से हमारा बैलेंस इधर बच रहा है, बट हमारा बाकी सब कुछ ठीक है, लॉजिकली एवरीथिंग इज फाइन, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं इसी के साथ आप लोग रेड इंक इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट का समझ पाए होंगे और किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना होता है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मेरा टारगेट था इस लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म कराने का, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कुछ अर्जेंट काम आ गए हैं, मुझे बार बार कॉल आ रही है जिसकी वजह से मैं लेक्चर रिकॉर्ड करते वक्त बहुत डिस्ट्रैक्ट हुआ हूं। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं इस लेक्चर को अभी यहीं पे समाप्त कर दूं, और जो एक हमारा लास्ट बच गया, बस कुछ नहीं बचा, हमारा एक मेथड बच गया, एक लास्ट हमारा मेथड नंबर 3 बच गया, जिसके ऊपर मुझे एक क्वेश्चन कराना है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। मैं उसके ऊपर अलग से एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में उसको दिखा दूंगा। अभी हम इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। मैं आपको होमवर्क बता देता हूं, आप होमवर्क क्या कर सकते हो। मेरे ख्याल से होमवर्क में अभी आप एक ही क्वेश्चन कर पाओगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 तो हो गया था, एक है आपका रेड इंटरेस्ट के ऊपर ही क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो ये आप लोग कर लेना, इसमें वही रेडिंग वाला फंडा अप्लाई हो रहा है, तो बिल्कुल जो काम मैंने आपको इस क्वेश्चन में कराया वही काम आपको इसमें करना है, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर लेक्चर की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एंड हाँ, एक और बात, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंस डे की तो छुट्टी रहेगी, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस डे नेक्स्ट लेक्चर आ जाएगा। तब तक के लिए आप पढ़ाई भी करिए और अपनी छुट्टियों को एंजॉय भी कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।